लेक्चर का मज़ा तब है जब सुनने वाले भी समझें मैं बकवास कर रहा हूँ और बोलने वाले भी समझें कि मैं बकवास कर रहा हूँ। आज याद आ रहे हैं वैद्य जी, रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब, खन्ना मास्टर, बद्री पहलवान और रूपन बापू। आज याद आ रहा है शिवपालगंज, क्योंकि उसके रचयिता श्रीलाल शुक्ल की आज बरसी है। आज यानी 28 अक्टूबर, जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। राग दरबारी के पात्रों का जिक्र बाज़ दफ़े इस पॉडकास्ट में भी हुआ है और उनके पात्र कहते थे कि इतनी किताबें पढ़ ली कि जीव घिन्ना गया किताबों से। या यह भी कि गालियों का मौलिक महत्व आवाज़ की ऊंचाई में है। साल 2011 में निधन से कुछ रोज़ पहले श्रीलाल शुक्ल से पूछा गया कि आपको नहीं लगता भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के इस दौर में राग दरबारी अधिक प्रासंगिक हो गया है? तो वे बोले कि भ्रष्टाचार कई गुना आगे बढ़ गया है और राग दरबारी पीछे छूट गया है। श्रीलाल शुक्ल की सरफरी बोली अफसरनुमा चपरासी और चपरासी नुमा अफसरों को पुष्प अर्पित करते हुए शुरू कर रहे हैं 3 ताल का 107वां एपिसोड। ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय हो जय हो जय हो। 107। हाँ, कुल मिला के 8 अंक है, अष्टम भाव। बहुत सही। अगले में 108 हो जाएगा। लेकिन ये राग दरबारी जो पीछे अगला तो हमारा है। राग दरबारी जो बाबा लोगों का एक ही तो नंबर है यार। राग दरबारी का जो है, जो पीछे छूट गया है, वो अभी भी क्यों इतना मजा देता है? जैसे इतनी पहले वो कुछ पीछे नहीं छूटा है। ब्यूरोक्रेसी में थे श्रीलाल शुक्ल जी, तो इस वजह से वो इसकी चिंता करते रहे। लेकिन राग दरबारी उपन्यास की जो पीठिका है, जिस बैकड्रॉप में वो है, जिस लोकेशन पे वो बेस्ड है, तो उस लोकेशन के हिसाब से वो एकदम परफेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। वहाँ पहले और अभी, राग दरबारी से पहले, राग दरबारी के दौरान और राग दरबारी के बाद करप्शन उतना ही है, वैसे ही बना हुआ है, रूप स्वरूप चेंज हो रहा है। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है आपका उसमें? हमारा सबसे फेवरेट कैरेक्टर जो है वो रूपन बाबू है। रह के जो है उनकी जहाँ कहीं भी है बाँच, वो उसमें एक लहर उठती है और वो कुछ कुछ करने के लिए, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति, शक्ति, प्रेम तीनों से मारा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन हाई था उनका पूरा। हाँ। बिल्कुल। तो आपने कब पढ़ी थी राग दरबारी? मतलब यार जमाने हो गए, मतलब बहुत जमाने हो गए। मैं सेफली कह सकता हूँ कि लगभग 26-27 साल पहले। अरे हाँ, हमने 23 साल पहले। मुझे साल का तो याद नहीं, पर मैं स्कूल में था जब पढ़ी थी। हाँ, तो हम, मेरे ख्याल से हम ग्रेजुएशन पूरा किए थे तब की है ये। और पूरा घिसा हुआ किताब था, मेरे पहले भाइयों ने पढ़ा था। नहीं, ग्रेजुएशन हमारा फर्स्ट या सेकेंड ईयर था, इंटरमीडिएट पूरा हुआ था, यानी कि हाँ 25 साल। 97-98 में पढ़ा, 22 में है, 25 साल पुराना राग है राग दरबारी का। हमारे एक मित्र, उनके पिताजी सीडीओ हुआ करते थे। उनके पिताजी का तो नाम याद नहीं है हमको, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर थे, रायबरेली के आईएएस थे। उनके बिटवा योगेश दत्त, उन्होंने झूसी में उनका एक घर है, इलाहाबाद में। दारागंज से अब आप संगम वाला पुल डाक जाएंगे टुवर्ड्स मिर्ज़ापुर, तो एक इलाका आता है झूसी, रेलवे स्टेशन भी है। हाँ, तो झूसी में उस वक्त नए नए सब फ्लैट्स बने थे, आवंटित हुए थे, तो उनमें से एक उनको मिला था। तो वहाँ मैं उससे मिलने गया हुआ था, मुझे याद है। और उसने लौटते समय हमको कहा था, ये लेते जाओ, बहुत मज़ा आएगा। उसका पहले हमने निपटाई, फिर उसके ठीक बाद में हमारी माता जी ने निपटाई। अरे वाह। फिर कई लोग उस उपन्यास में निपटते रहे, वो बोकनी चिथड़ा हो गया। राग दरबारी और ख़रीदा भी गया, लेकिन अभी भी राग दरबारी याद करते हैं तो वही किताब याद आती है जो योगेश ने दी थी। मैंने अंग्रेजी वाली खरीद ली थी एक। अच्छा। बहुत दिनों बाद एयरपोर्ट से गुजरते हुए। अच्छा। ये सोच के कि देखते हैं उतना मजा आता है या नहीं। कैसा ट्रांसलेशन है उसका? नहीं पढ़ पाया। नहीं, मतलब मैं, पर ये पढ़ के ऐसा लगा कि जिनको माठा मंचूरियन टाइप समर्थ नहीं है,
उनके लिए काम भर उससे के परिचित होना हम्म ठीक ठाक किताब है, ट्रांसलेशन ठीक ठाक है। पर क्या होता है ना, उसमें सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें जो खुशबू है ना हाँ हाँ, वो नहीं आती। वो जो सिर्फ अंडरवियर पहनने वाला, क्या सनीचरा नाम था? सनीचरा, सनीचरा, हाँ। जो भांग घोटता सनीचर, था हाँ। हमेशा, सनीचर। तो आप अब जैसे उसमें शनिचरा के लिए मतलब एक जगह पे शिलाल शुक्ल ने एक कहावत उसमें लिखी है जो शुद्ध रूप से मेरे ख्याल से शिलाल शुक्ल के दिमाग की उपज है कि नंगा के चुतरा में बेरवा जामा, नंगा नाचे लगा कहीं चलो छाँव होई, है ना। तो अब ये इसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं हो सकता। शनिचरा इटसेल्फ ये एक हाँ, नाम है, हाँ। और आपने अंग्रेजी में भी वो नाम रख दिया। शनिचरा तो आप तो डॉक्टर डैंग भी रख सकते थे, है ना, सुमन भी रख सकते थे, क्योंकि आप वो लोगों के लिए सिर्फ नाम होगा। पर हिंदी में जो शनिचरा का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं उनके लिए वो एक अलग चीज है। जैसे बाप अधिकतर अपने बच्चों को जिनसे दुखी होते हैं उनको इसी नाम से संबोधित करते हैं, और इसीलिए उसको ना पढ़े हुए हैं शनिचर, उठना नहीं है, नहीं किताब खोल लें, पढ़ाई कर लें, 2 लोटा पानी मुंह में डाल लें, पढ़े हैं लाट साहब, सोते सोते थक गए होगे तुम, शनिचर, सुअर के बच्चे, खुद को गरियाते हैं। अच्छा ताऊ, वैसे एक राग दरबारी ब्रिटेन में भी चल रहा है, और हाँ, राग दरबारी बहुत एक्साइटेड है अपने यहाँ लोग, उधर के गो पूजक प्रधानमंत्री बन गए हैं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक। सुसु पीते हैं कि नहीं, मतलब गौमूत्र, मतलब स्पष्ट नहीं हुआ है अभी। हिंदू लोग पीते नहीं है गौमूत्र। ये जो है ना लेबल चिपकाया जाता है लेफ्टिस्टों द्वारा कि उनको गौमूत्र, मैंने एक आदमी को पीते हुए देखा है अपने यहाँ, और वो आयुर्वेदिक कारणों से पी रहे थे। वो कोई गाय की श्रद्धा में नहीं पी रहे थे, उनको बताया गया था कि आप जो है काली गाय की सुबह सुबह, तो वो पहली उतार का ग्लास लेके रहते थे टिके हुए और उसको पी लेते थे, वो अलग बात है। पर अपने जब मंजन से पहले पीते रहे होंगे। अपने को खुशी भारतीय की नहीं है। ये जो खुशी है ना कि भारतीय आदमी बन गया है, भारतीय मूल का वंशज टाइप का, वो हिंदू है, खुशी ये है। हाँ, ऋषि उसके नाम में है। हाँ, बीफ ईटिंग हिंदू। वो बीफ नहीं खाता, वो हाँ कहता है कि नहीं खाते हैं, बीफ नहीं खाता वो, तो मानना पड़ेगा। क्योंकि नहीं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, इसमें कोई दूपर पातर है भी, तो हो सकता है कि कैलोरी बीफ नहीं खाता, ऐसा उसने प्रोटीन बोला है कॉन्शियस कि हो। मैं नहीं खाता हूँ। मांस खाता है, मांसाहारी है, पर बीफ नहीं खाता। और हिंदू लोग नहीं खाते हैं, तो इसमें कोई यूनिक उसकी चीज कई भी फोटो नहीं है। घूम रहे हैं ताऊ बारबेक्यू वाली, हाँ, वो तो जिसमें है। स्टिक्स वगैरह बना रहा है। लेकिन हाँ। वो स्पष्ट नहीं है कि बीफ है कि क्या है। हाँ, तो वहाँ बकरे तो मिलते नहीं है गुरु। हाँ, वहाँ तो सबसे सस्ता। चिकन के नहीं, बाद बना भी बीफ सकता आता है, बहुत लोग बनाते भी हैं, हाँ। पर खाते नहीं है। है, बना तो पूरे ब्रिटेन को दी ही सब। ले अब बहुत लोगों ने ना आशीष नेहरा को बधाई दी। आपको वैसे मुझे तो नहीं लगा कि इतना कोई नहीं, खास- थोड़ा सा एक एंगल से हाँ, लग सकता है, मिस्टेक कर सकते हैं आप, पर नहीं, स्माइल करते ही समझ में आ जाता है कि कौन। पर ऐसा है ना कि वो आदमी प्राइम मिनिस्टर बना है, ऐसा उनको चुना नहीं गया है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। जब किसी ने गोबर उठाने से इनकार कर दिया, सब ने, तो अंग्रेज लोग रेस्टोरेंट में भी सफाई करने के लिए तो ब्राउन लोगों को ही रखते हैं, है ना, तो वैसे टाइप का है। आई टेक द शिट। तो यार कोई साफ करने को व्हाइट आदमी तैयार नहीं है, इसलिए उसको ये मिल गया। तो अपने को इतना भी ज्यादा नहीं, तो उनकी चॉइस नहीं थी। असली बीमारी अपने देश में ये होती है, उसके बाद सडनली शुरू हो गया कि हमारे यहाँ कब एक माइनॉरिटी का आदमी बनेगा, हमारे यहाँ कब एक हिजाब पहनने वाली लड़की बन जाएगी। अपने को हर चीज में ना घुसना कि हम, मतलब कहीं पे अगर तगड़ा अर्थक्वेक आ जाए ना, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी करेंगे यार हमारे यहाँ कब आएगा, कितना 7.1 था, हमारे यहाँ तो यार 6 भी नहीं पहुँचता है। सबको ये लगता है कि भारत में ना सब कुछ गड़बड़ ही है, यहाँ पे कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा। नहीं, कलेक्टर के सामने खड़ा होता है ना कोई आदमी, कहता है आप हमको पहचान नहीं रहे हैं, हम राम बुझारत मिश्र हैं, आपको गोदी में खिलाया है हमने। उसको लगता है कि कलेक्टरी में इस गोदी का बड़ा योगदान, बहुत योगदान है। अब ऐसी हालत है कि देश में 2 तरह के लोग हो गए हैं। एक वो है जिनको लगता है कि इससे बढ़िया दिन तो कभी था ही नहीं, सुपर पावर तो हम हो चुके हैं, इसको धमकाया उसको धमकाया, देखो हमारी हैसियत क्या है दुनिया में, साला पुतिन भी पुतिन रोज फोन करता है, बताइए। ठीक है,
एक वो है जिनको लगता है कि अपने को कोई जरूरत नहीं, अपना ऑलरेडी हमारे अमीर यहाँ है, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। उनको आदमी हमारे यहाँ रसोई पकाते हैं। उनको पॉवर्टी लाइन ये सब बताओ ना तो बोलते रहे ये सब कुछ नहीं है, सब डेटा खराब है, सब ये लेफ्टिस्टों की चाल है, विदेशियों की चाल है। उनको लगता है कि इससे बेटर तो कभी हम थे ही नहीं, या इससे बेटर होने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हम हो चुके हैं। एक दूसरा है जिनका यह मानना है कि यार कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ खराब है, और दोनों सिर्फ इसी में लगे रहते हैं ये बताने में लोगों को, तो मुल्क है तो चल रहा है। अच्छा, हम तो ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान वाले क्या सोचते थे जब लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री बने थे, तो उधर क्या उस दौरान ये चला था कि हमारे पाकिस्तान मूल का एक व्यक्ति जो है उसका भी मनमोहन आप सिंह, ये सोचो, ये भी तो अगर विभाजित ना हुआ होता तो इनके जो दादा हैं वो पाकिस्तानी मूल के ही तो कहलाएंगे। हाँ, गुजरांवाला के हैं, हाँ। नहीं, दूसरी बात यह है कि भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री नहीं है ये। दूसरे देशों में मॉरिशस, फिजी टाइप में तो होते ही रहते हैं, सूरीनाम में, गयाना में। उससे भी बड़ी बात कि पाकिस्तान में शुरू में तो सभी भारतीय मूल के ही प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा कोई विदेश में बनना, पाकिस्तान का खैर मूल भारतीय है, हाँ। क्या कीजिएगा। अच्छा, पाकिस्तान से याद आया, पता नहीं आपने, पाकिस्तान कल जिम्बाब्वे से T20 वर्ल्ड कप में हार गया। ओ भाई साहब, और पहले तो खैर भारत से हार ही गया था 1 रन से, और फिर से जो है 1 रन से हार गया। कल इतना मजा आया, पता नहीं क्यों, इसमें इतने खुश होना नहीं चाहिए पर बहुत खुशी हुई देख के। हाँ, अरे भारत ने नीदरलैंड को बुरी तरह से हराया, किसी को हाँ। खुशी नहीं। हाँ, ऐसे लेते जैसे तो मतलब कुछ हुआ ही नहीं है देश में कहीं। नहीं, वो कोहली वाले मैच के बाद ये हो गया। देखिए, भारत का फाइनल हो चुका, अब T20 हार जाए कुछ भी हो, कोहली फॉर्म में, और पाकिस्तान को हरा दिया। लड़ाई खत्म, अपनी लड़ाई खत्म, है ना। शादी निभी नहीं निभी इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है ना। गाड़ी विदा हो गई। एक सुखद परिवार की छवि बनी कि नहीं, इसमें किसी सबने पनीर पापड़ पुलाव पान काट लिया है, बारात हाँ, जयमाल हमको बढ़िया हो सिर्फ गई इसी है, की खुशी है कि मामला पाकिस्तान को हरा दिए। अब तो पाकिस्तान भाई, उसको जिम्बाब्वे ने भी हरा दिया। टाइट। हमसे लाइफ लात का खाया, अब मकसद सबसे यही है। लात खाएगा। कभी कभी पूछते हैं ना किसी देश का मकसद क्या होता है। पाकिस्तान का मकसद होता है कि वो भारत, कश्मीर हमारा शाहरग है, भारत हमारा अजली दुश्मन है, एक लगा रहता है कि इटर्नल एनिमी है। अबे तुम्हारे 75 साल तो तुम्हारी उम्र है तुम शुरू से किस तरह से एनिमी थे, लेकिन हम भी वैसे ही हो गए। पाटीदारी ना। ताऊ, हम तो कहते हैं ना, भारत पाकिस्तान ये सब जो है ना, ये सब पाटीदारी की लड़ाई है। आपके मोहल्ले में आप अपने घर खानदान की लार्जर पिक्चर याद कीजिए, जो 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुराने वाले हैं, वंश वृक्ष में चचेरे तवेरे टाइप के जो हैं, टवेराज एंड क्वालिस जितने भी हैं, उन सबको याद कीजिए तो आपको पता लगेगा कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई यही लड़ाई है, हाँ, मेड़ की लड़ाई है। वह मोहल्ला में जो रहते हैं उनसे आगे नहीं निकल पाए, कौन दुख नहीं, इनसे आगे निकल गए। ये बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर हुए, हमको हैदराबाद में नौकरी मिली है। वो किराए के घर में रहते हैं दिल्ली में, हमने बेंगलोर में फ्लैट खरीद लिया है, वाघा बॉर्डर पे उसी में चले हैं। पड़ोसी वाघा से पे जलन। जूता पटक के गिट्टी निकाल निकाल के देश खत्म है। और सिर्फ वही नहीं कि शामियाना किसका ज्यादा होगा, हाँ। वहाँ बैठने की व्यवस्था किसकी ज्यादा है। मैंने ये सुना कि शायद झंडा उन्होंने बाद में लगवाया हमारे वाले से, तो उनका झंडा 1 इंच हमसे ऊपर है, ये पटी गई थी। अरे हालत ये है कि एक पटना में रेलवे स्टेशन पर नहीं, जैसे हनुमान जी और मस्जिद की लड़ाई चल रही है, कौन ऊंचा है। एक उसी को ना फ्लोर वो पे मिल फ्लोर गया, बनती पता है। है ना, एक को वरदान मिल गया, बहुत तपस्या की, भगवान आ गए, बोलेंगी बोलो मांगो जो भी मांगना है। तो उसने कहा मिल जाएगा, उसने कहा हाँ, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को उसको दुगना मिलेगा। बस एक गाड़ी ली, उसको 2 गाड़ी आ गई, एक घर मांगा, उसके 2 घर हो गए। तो जलन की लेवल ये है कि उसने कहा हमारी एक आंख निकाल लो। पड़ोसी अंधे हो अपन गए, तो मैनेज कर लेंगे। पड़ोसी अंधे हो गए, अंधों में काना राजा बन के घूमता रहा। हालत हमारी वही वाली है कि हमें नुकसान हो जाए भले, पर हमारी एक उसको ले लो, फायदा नहीं होना चाहिए। तो अभी तो पाकिस्तान बुरी हालत में है, संकट वहाँ पे बहुत तरह के हैं, है ना। अभी हम लोग अक्टूबर में मार्च हो रहा है वहाँ पे अक्टूबर मार्च हो रहा है। हाँ, लॉन्ग मार्च करते रहते हैं, बीच बीच में बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। और बस अभी पाउडर नाक से पोंछ के जाने वाले हैं। उनका जो ये पूरा प्रोजेक्ट था ना पीटीआई, ये आर्मी ने खड़ा किया था, और आर्मी अब उसको, जो स्टैब्लिशमेंट जिसको बोलते हैं, उसको मिटा देगी। बस एंड गेम हो गया उनका, बहुत ज्यादा बोल लिया उन्होंने। मुझे कहा मजा जाए आया तो उसकी खुशी होती है हमको, बाय द वे।
वो जो टेप्स वायरल हुए वो सुने आपने? पता नहीं उसमें से कितने सही है या नहीं, कि जो पीएमओ में थे हाँ, उसमें सही बाजवा है, साहब ये कह रहे सही हैं है। कि ये बंदा तो ऐसे, हमने कहा भाई अमेरिका से तो हमें बहुत सारे काम लेने हैं, उसके खिलाफ मत बोलो, आप मुल्क का नाम मत लो। एक तो वो सुन रेड के टेप बड़े छोड़ के बाकी सब टेप सही होते हैं। अरे वो तो उनको ये भी बता दिया गया है ना कि गंदी गंदी फिल्में भी है हमारे पास, तो नहीं बहुत तो कुछ वो ये है नहीं इनके कह रहे पास। कि नहीं है, वो कह रहे हैं कौन सी वाली है। हाँ, वो नहीं, वो सच में, वो सच में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो भी रिलीज करने वाले हैं वो झूठ है। पहले क्योंकि से उनकी बेचैनी ये है कि कौन सी वाली है। पर यार मैं ईश्वर अल्लाह में नहीं मानता, पर पाकिस्तानी लोग इतना प्रे करते रहते हैं अल्लाह से, उसी अल्लाह से मेरी भी एक दरख्वास्त है कि इमरान खान को फिर से नाजिल कर दो यार आप। उसका काम ख़त्म नहीं, वो फिनिश कर देगा उस देश को, और उससे क्या होगा कि हमारा भी ऑब्सेशन चला जाएगा। हमेशा हम ना हर चीज़ में पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं, ऑब्सेशन चला जाएगा, और वो भी जो है 2-4 मुल्क बन जाएंगे उससे, तो अच्छा ही रहेगा। वो आदमी उसको नेस्तनाबूद कर देगा, वो आदमी उसके जैसा लफुआ, हालांकि पूरी दुनिया में लफुए ही राज कर रहे हैं आजकल। क्या भारत को छोड़ के, हैं? भारत को छोड़ के नहीं, मैं तो चीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। डिजास्टर देखो आप, शी जिनपिंग ने सारे उन लोगों को हटा दिया जो जरा भी चूचा करते थे। अब देखो कि किसी देश का कंट्रोल एक आदमी के हाथ में है और उसके आसपास सारे यस मैन है। उस देश का तो बंटाधार हो गया, है ना, और आबादी 1 अरब से ज्यादा, अद्भुत बंटाधार हो गया हर उस देश का। तो आज अपन को किन किन विषयों पे बात करनी है? तुम राग दरबारी की जो बात कर रहे थे उसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो श्रीलाल शुक्ल का इंटरप्रिटेशन है, और राग दरबारी में जो ताऊ कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋषि सुनक की ताजपोशी वो ऐसा नहीं है कि जिस आनंद और जिस सुख से अभी आप कह रहे हैं ना कि नहीं हमारा लड़का बन गया, हमारा लड़का बन गया, वो उसके लिए इतना चैलेंजिंग काम रहने वाला है, और उनको एक तरह से व्यक्ति मिल गया है जिसके ऊपर वो रहा सहा ठीकरा फोड़ सकते हैं कि यू स्पॉइल्ड इट। जैसे कभी संघ में ऐसा हुआ ना, सुदर्शन जी के वो उनके ऊपर अपने रज्जू भैया पे ठीकरा फोड़ दिया कि नॉर्थ इंडिया से संघ प्रमुख नहीं होना चाहिए, दे कांट हैंडल इट। हो जाता है ऐसे कभी। प्रॉब्लम ये है, और सही में ब्रिटिशर्स को भी, जो ब्रिटेन के लोग हैं, मतलब कंजर्वेटिव पार्टी के लोग, उनको यकीन है कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो यही कर सकता है। थोड़ी अकल है इसको, तो इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि एक भारतवंशी है जिस पे कि ट्रस्ट किया जा रहा है। पर क्या है कि वो नौकरी है उनके लिए ना, टोरी पार्टी की, पराग की नौकरी थी, चली गई ना सुबह सुबह, तो प्राइवेट नौकरी का तो यही हाल है। हाँ, हालांकि लखनऊ में लोग कह रहे हैं कि पराग को हटा दिए, तो लोग कह रहे हैं तो फिर कल से दूध कैसे आएगा? क्योंकि वहाँ कोई जानता नहीं पराग को, वहाँ सब पराग डेयरी जानते हैं। अरे कानपुर वाले के हाथ में पान रह गया। पान पराग हटा दिया। पराग लेकिन बहुत पैसे लेके निकल रहा है बॉस, लगभग $60 मिलियन बना के जाएगा वो। माशाल्लाह। लौट अब क्या करिए वहाँ। हाँ, क्या मैं वही सोच रहा हूँ, जिसके पास 60 तो छोड़ो 10 मिलियन भी है, काम क्या कर रहा है अभी? फिर भी काम कर रहा तो पगले है एकदम। फिर क्यों कंट्रीब्यूट करना चाहते हो वर्ल्ड में? जैसे हम चाहते ना कि अंबानी जी एक दिन सवेरे उठे कहें बस आज से कुछ नहीं, आज से अपन रेस्ट करेगा। जिस दिन $10 मिलियन हो गया ना, उस दिन अपन कर डालेंगे। यहाँ हॉस्टल बना देंगे, लड़कों को दे दे किराए पे। किराया से आता रहेगा। अरे किराया सर $10 मिलियन का क्यों किराया चाहिए? करना क्या तुम्हें लाइफ में? हाँ, दे दो एकदम बिरला छात्रावास, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दान किया। ठीक है, तो आज सबसे पहले अपन बात करेंगे दुनिया के सबसे गंदे आदमी का। अनऑफिशियल रिकॉर्ड जिनके नाम था, ईरान के अमो हाजी, वो नहीं रहे। उपलब्धि इनकी ये थी कि इन्होंने 60 सालों में एक बार भी स्नान नहीं किया था। पहली बार वो नहाए गांव वालों के दबाव में, और उसके बाद उनकी मौत हो गई, बीमार पड़े थे वो। तो आज अपन शरीर की सफाई की ज़रूरत पर बात करेंगे, नहाने और न नहाने पर। न नहाने में बुराई क्या है? जाड़ा लग रहा था, बाबा ने 2 दिन नहीं नहाया, कोई आफत नहीं आ गई। होता नहीं बाबा, नॉट यू। बस मात्रा का ध्यान रखना है। दूसरे वाले
तो इस पर बात करेंगे कि क्या ना नहाने में कोई समस्या है ठंड के समय में बीच बीच में, और बिना पानी स्पर्श किए नहाने की तकनीकें कौन सी हैं। वाह, ये बहुत बढ़िया विधि है। हाँ, और एक इसमें ये भी पूछना एक है, बार ये बता आप चुके हैं वैसे हम 3 ताल में नहाने हाँ। पे, लेकिन नहीं, पर आपसे ये पूछना है कि क्या ये ज्यादा आने से पहले नहाने की बात होनी चाहिए। हाँ, क्या ये बात सच है कि नहाने के बाद भोजन अधिक स्वादिष्ट लगता है। इस पर भी मुझे बात करनी है। और इसके बाद जिस पर अक्खा देश बात कर रहा है कि नोट पर किसकी तस्वीर हो, हाय हाय। इस डिबेट में कूदने का लिटिल मन हो रहा है। तस्वीरें लगानी हो तो क्यों ना कस्टमाइज करके अपने अपने नोट पर अपने अपने हिसाब से और तस्वीरें क्या? लगाई जाएं। एक वैसी कमी थी ताजमहल में, हमने तेरी तस्वीर लगा दी। चलो आगे चलो। और बेजार खबर में उस मरीज की बात होगी जिनको प्लेटलेट्स के नाम पर मौसमी का रस चढ़ा दिया गया। तुम इतना मार खाए हो दिवाली से कि ना बची हुई सोन पापड़ी की बात कर रहे हो, ना छठी मैया की ठेकुआ की। चलो कोई बात नहीं, वो आखिर में है ठेकुआ। आखिर में प्रिय 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। आज तक रेडियो पर आप 3 ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। ये ठंड का मौसम है और एक फैसला आपको करना है। ईरान के अमो हाजी बढ़िया अपना जीवन बिता रहे थे, 60 साल से बिना नहाए। गांव वालों ने उनको नहाने पर मजबूर किया, जिसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हो गई और इस हफ्ते उनका निधन हो गया। वो आधी सदी तक नहीं नहाए, करीब उससे भी ज़्यादा, और वो 94 साल जिए। उनकी डाइट में पढ़ रहा था तो मतलब वो पहले तो उनके साथ कुछ इमोशनल ट्रेजेडी हुई थी, ऐसा था, जिसकी वजह से वो गंदगी के लिए कुछ आकर्षित हो गए थे या सफाई से रिपल्शन उनको हो गया था। पर उनको ये लगता था हमेशा, वो कहते थे कि जैसे ही उन्होंने सफाई का दामन थामा, साबुन पानी डाला अपने ऊपर, तो वो बीमार पड़ जाएंगे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उनकी डाइट बहुत गंदी थी। वो मतलब किस तरह की चीज़ें खाते थे, मृत जीवों पे आश्रित थे, और बहुत धूम्रपान पीते थे, जिस पाइप से पीते थे वो भी गंदा रहता था। पॉर्क्यूपाइन मीट वो खाते थे, जिस डब्बे में भरकर वो पानी पीते थे, वो तेल का पुराना कनस्तर टाइप का डब्बा था, उसी में पानी पीते थे। सुरक्षित था। हाँ, साफ पानी जब उन्हें लोग देने की कोशिश करते थे या कहते थे कि साफ पानी पी लो, तो वो उदास दिखने लगते थे, उदास हो जाते थे, ऐसा गांव वालों ने बताया। तो ये मतलब ये इसके बावजूद वो 94 साल तक जिए। तो हाइजीन का आपके स्वास्थ्य से सीधा रिश्ता है, इस बात को इन्होंने खारिज किया। इसका एक मेंटल हाइजीन का रिश्ता है, हाँ, फिजिकल हाइजीन का नहीं है। तो वो एक सबूत इसका रहे, और जैसे ही वो नहाए उसके बाद उनका नज़ीर पेश किया। हाँ, नज़ीर पेश किया। तो ये नहाना इस लिहाज से हानिकारक है ताऊ, मतलब मुझे पता है बाबा रोज नहाते हैं। पानी वाले बर्तन से दिक्कत नहीं है, देखो, क्योंकि वो तेल का अगर जिब्बा है तो वैमा पानी दुरुस्त है। जैसे अब नहीं होता है, नहीं तो हिमाचल वगैरह में बहुत समय तक, नेपाल में कुछ हिस्सों में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, जो आदमी यात्रा कर रहा है या अपनी बकरियां चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, गैया चरा रहा है, और उसको बीच में प्यास लगी 2 बजे 3 बजे, तो पानी का जहाँ से वाटर बाटी कोई सोता आ रहा है नेचुरली, टोपी उतारी, उसमें पानी भरा, पानी पिया, कैप को झरिया के वापस पहन लिया। कैप भीगती क्यों नहीं थी? इतना तेल सब लगाते थे सर में कि वो तेल लग लग के कैप में अंदर कोटिंग हो जाती थी, वाटर प्रूफिंग हो जाती थी। तो वाटर प्रूफ कैप में बढ़िया पानी पिया झांय से, और उसका झरिया के उसको वापस पहन लिया। हमारे यहाँ के राजा थे, उनके बारे में कहा जाता था कि वो रोज नए बर्तन में खाना खाते हैं और नए कुएं का पानी पीते हैं। अच्छा, इतने समृद्ध है। हकीकत ये था कि पत्तल में खाते थे। और हमारे यहाँ नदी में सैंड पूरा दोनों तरफ होता था, कहीं पे भी यूं हाथ से खोदो तो पानी निकल आता था, जो नेचुरली फिल्टर्ड होता था। हालांकि आसपास लोग हर तरह के 1 नंबर 2 नंबर करते थे। हाँ, लेकिन वो तो फिल्टर है ना, वो तो आरओ वाटर है। हम भी बचपन में जब कभी भी लगता था पेट में ना कुछ उमस टाइप का हो रहा है, तो हम नदी में सीधा मुंह लगा के जानवरों की तरह पानी पी लेते थे। कोई बर्तन नहीं है तो सीधा झुक के, यूं झुके और पानी पी लिया, कुछ नहीं होता था। आपको अक्सर रिपोर्ट पढ़ने को मिलेगा कि गंगा में बैक्टीरिया का लेवल ये है, वायरस का लेवल ये है, कि अगर आप वाराणसी में नहा लें तो आपको बीमारी हो सकती है स्किन की।
भैया वाराणसी तो छोड़ो, उससे और डाउन द वे भागलपुर में, साहिबगंज में लोग गंगा में ना सिर्फ डुबकियां लगाते हैं, गंगा का पानी मुंह में लेते हैं, कुल्लियां करते हैं और उनको कोई चर्म रोग नहीं है। सवाल रेजिस्टेंस का है। एक बार हमने 3 ताल में ये बात कही थी कि मैं बीच बीच में पब्लिक नलके का पानी पी लेता हूँ। नहीं, हम कुकिंग में रेगुलर टैप वाटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि बॉडी को याद रहना चाहिए कि ये सब बैक्टीरिया पानी में पाया जाता है। इतने सुकुवार ना हो जाओ, वो वाला मामला। और जॉर्ज कार्लिन कहते थे कि प्रैक्टिस होते रहना चाहिए बॉडी को, नहीं तो लड़ने की प्रैक्टिस, अगर आप युद्ध का अभ्यास नहीं करोगे तो युद्ध नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। तो आपके शरीर को हमेशा इन चीज़ों को एक्सपोज करना चाहिए अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गंदे रहो, पर आप जानो कि भारत जैसे देश में अगर आप बिल्कुल इन गंदगी से दूर रहोगे तो जिस दिन एक्सपोज हो जाओगे उस दिन आपकी नैया डूब पलट एक्सप्लोड हो जाओगे। तो ये आवश्यक है कि लोग एक्सपोज रहे। नहीं नहाना, जैसे मुझे अगर ऑप्शन मिले नहीं नहाना और नहाने का, तो मैं नहाना चूज करूंगा। वो इसलिए कि गर्मी हो, बरसात हो, मैं इसको एंजॉय करता हूँ नहाने को। मैं काफ़ी देर तक नहाता हूँ। मैं गर्म पानी से नहाता हूँ सर्दियों में, पर मैं उसको एंजॉय करता हूँ। हाजी साहब एंजॉय नहीं करते थे, उनके जो भी कारण हो। कश्मीर में, हिमाचल में, यूरोप में लोग कई कई दिनों तक नहीं नहाते हैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हाँ, कुछ जगहों पे कल्चर ही नहीं है नहाने का कि शावर लेना है। उनके यहाँ टब वाला सिस्टम है कि 7 दिन में 8 दिन में एक दिन जो है उसमें गर्म पानी, उसी गंदगी में ही सब कुछ गंदगी अपना निकाल के फिर निकल गए, तौलिए से अपने आप को पोंछ लिया। अपने को इस देश में इतना पानी है ना, शुक्र करो पीने का नहीं हो, पर पानी यहाँ पे कल्चरली इतना रहा है कि हमारे हर चीज में पानी का उपयोग होता है। और हम खुल के नहाने वाले लोग हैं, सीधे गंगा में डुबकी लगाने वाले। मैं तो नहाने का समर्थक हूँ, मुझे नहाना बहुत पसंद है और मैं उसके बिना बहुत अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। आप भी बाबा? हाँ, हमको नहाने से अति प्रेम है। ठंड में भी रोज? ठंड में नहाने का बहुत फायदा है। ठंड में नहा लीजिए, ठंडक लगना बंद हो जाती है। रोज मेरा दिन लगता है कि नहीं हुआ है। हाँ, मैं नहाया नहीं हूँ, नहाया नहीं है तो फिर बहुत कठिन है मेरा बाहर निकलना घर से। मैं घर में कहीं से आऊं, चाहे थोड़ी दूर के लिए गया हूं, आने के बाद मैं सीधा बाथरूम जाकर पैर धोता हूं, है ना। बचपन से आदत लग गई है, ओसीडी टाइप की चीज है ये कि क्यों पैर धो रहे हैं आप, आपके पैर तो साफ ही होंगे। तो कहीं कहीं मुझे आश्चर्य भी लगता है। मैं शुरू में लोग बाथरूम जाते थे तो हाथ धोते थे, है ना, और लोग शिकायत करते थे कि यार वो बाथरूम जाता है हाथ भी नहीं धोता है और सीधे हाथ मिला लेता है किसी से। तो मैं सोचता था इतना गंदा आदमी है ये, या तो हाथ पे पेशाब करता है ना। अदरवाइज आपका शरीर पूरा का पूरा साफ होना चाहिए ना। ऐसा नहीं है ना कि एक एरिया साफ हाथ नहीं साफ है, कर लिए, बाकी वैसे ही है ना। मलिच्छी आपने कुछ ऐसी चीज को छुआ है जो गंदा है, इसका मतलब आप अच्छे से नहाते नहीं है। क्योंकि फिर आप इमीडिएटली हाथ क्यों धोते हैं? या तो आपके मन में कुछ है, या आपको पता है कि मैं अच्छे से नहीं नहाता हूँ, मैं जल्दी जल्दी नहाता हूँ, इधर तो चेहरा वगैरह साफ कर लिया। हाँ, तो अजीब लगता है। फिर मैंने देखा कि हाथ धो लेना एक अच्छी प्रैक्टिस है, अब आदत लग गई है। पर पहले मुझे इसकी आदत ही नहीं थी कि मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया, मेरे हाथ पे कुछ लगा नहीं है, तो मैंने अपने शरीर के किसी अंग को छुआ है। मैं अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को छू लूँ तो क्या मैं हाथ धोऊं? क्योंकि मुझे पता है ये हाथ साफ है, मैं रोज नहाने वाला आदमी हूँ। तो खैर, नहा के तो मैं घर से आता हूँ, वो याद आ गया। लेकिन आप दोनों खैर स्नान प्रेमी है, मैं उतना स्नान प्रेमी, मैं ठंड में स्किप करता हूँ, खासतौर से वीकेंड पे जब मुझे आधा बल्टी तो बाले में रुक जात हो। हाँ, तो नहीं, बारिश में फ़ायदा रहता है इसका। जैसे मुझे 200 मीटर तक जाना है और बारिश हो रही है, तो मुझे पता है कि 200 मीटर तक मैं ट्रैवल कर लूंगा बिना भीगे। नीचे घड़ियों में लिखा होता है ना, वाटर प्रूफ 100 मीटर्स, 70 मीटर। 200 मीटर के बाद पानी नीचे आना शुरू होता है, वरना ही रुक जाता है। उसके बाद इसको झटक दो तो वो गिर भी जाता है। तो मैं वैसे स्किप कर देता हूँ ठंड वंड में। वीकेंड पे जब मुझे
जब मुझे आराम करना होता है कि आज सुस्ती मचानी है तो फिर स्किप करता हूँ। पर जैसे नहाते हैं आप लोग तो मेरे 2-3 सवाल हैं, सिंस आप दोनों लोग एंजॉय करते हैं। जैसे सबसे ट्रिकी जगहें कहाँ होती हैं जहाँ मैं, जैसे कान के पास वाला मैल छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है और एक बहुत आराम कोहनी छूट का, जाता है। पीठ सबसे मुश्किल होती है। वो तो हाथ, हाँ, एक्सेस का हाँ, मसला है। तो एक्सेस का ही मसला है सारा का सारा। बाकी आप पूरी शरीर को आप छू सकते हैं, लेकिन पीठ का आद्योपांतीकरण जो है ना थोड़ा मुश्किल काम आप वो होता है। लेके कल्चरली जो है ना, हम लोग इतना डिग्रेड हुए हैं। जब नदी में नहाते थे तो कोई ना कोई आपके पीठ पे हाँ, हाथ चला देता था। हाँ अल्टीमेट टाइप का आदमी। अब आप एक कमरे में अकेले नहाते हो, हाँ, ठीक है, और कोशिश कर रहे हो हाँ, ऐसे कोशिश कर अपना रहे हो, त्रिज्या बनाने की एकदम। और उसमें जा हाथ रहा कभी कभी बाय द वे दुखने लगता है, हाथ दुखता ही है, ये कंधे से पलट दुखता के है। करने में ना। हाँ, कंधे से जहाँ टेढ़ा होके गया, साबुन भी सही जगह नहीं पहुंच रहा है। अच्छा, साबुन आप लोगों को अगर दूसरों के घर में जाएंगे तो साबुन दाएं बाएं तरफ से कहीं से आपको काना मिलेगा, चोट खाया हुआ, मतलब एक तरफ को धंसा हुआ। वो पीठ धोने के कारण हुआ, क्योंकि पीठ धोते समय हाथ से लगा रहे साबुन थे और गिरते गिर हैं। गया। हाँ। हाँ। और एक बात, लेकिन मैं, आपने जैसे बोला ना कि आप लोग नहाने वाले और मैं स्किप करता हूँ, मैं जो नहाता हूँ ये कोई वर्चू नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी बात है, मुझे आनंद आता है, हाँ, ठीक है, पर जो नहीं नहाते हैं 2 दिन, जो स्किप कर जाते हैं जाड़ों में, मैं उसमें कोई बुराई नहीं देखता। अगर आप साफ महसूस कर रहे हैं, स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? 2 दिन नहीं नहाएंगे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग 7 दिन नहीं नहाते हैं, 10 दिन नहीं नहाते। नहाना कोई वर्चू नहीं है। हाँ। मतलब मैं वर्चू सिग्नलिंग नहीं कर रहा, मैं तो रोज नहाता हाँ, हूँ, करेक्ट। मुझे आदत सी पड़ गई। मुझे इसी में ना जो बात प्रॉब्लमेटिक लगती है, जैसे जब वर्च्यू ड्रिवन मान लिया जाता है ना, तो जो बुजुर्ग ठंड में, जैसे 80, 85, 90 साल के बुजुर्ग हैं, उनको ठंड लग रही है, बच्चों से, जवानों से ज़्यादा ठंड लगती है, बट उनके लिए वो एक रिलीजियस कारण है कि बिना नहाए खाना नहीं खाना। मेरी दादी आज भी बिना नहाए भोजन नहीं करती हैं। पहला जब उनके शरीर में अन्न जाएगा वो नहाने के बाद ही जाएगा, तो वो ठंड में नहाती हैं। मैं कहता हूँ 1 आध दिन स्किप कर दो, पर वो नहीं मानते। उनको पूजा भी करना होता है ना। वही, हाँ, वो भी बात है। बिना नहाए पूजा कैसे करेंगे? वो बड़ी सब वो ऑब्सेशन है। हालांकि पूजा ने कभी नहीं कहा कि नहाइए आप, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। नहाना जो है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और गाना आए या ना आए गाना चाहिए। आपको नहाना, कैसे भी नहाना है, नहीं नहाना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर अच्छा फील कर रहे हैं तब, अमू हाजी अच्छा फील कर रहे थे तो ठीक था उनका नहीं नहाना। नहाने के बाद तो बुरा फील करने लगे। जैसे आपका आज ही आपने बताया अभी दादी आपकी। बाबा प्लीज बताएं उनके बारे में इन्होंने क्या कहा। नहा के चल दिए। तो अच्छे भले चल रहे थे, लेकिन नहा के चल दिए। और कितने खूबसूरत लगते हैं दिल्ली के लोग। मैं तो बोलते हैं, हाँ। खान मार्केट में जब भी जाता हूँ मैं इस बात से चकित रहता हूँ, यार हर आदमी अब भी बाथरूम से निकला है, हर आदमी नहाया हुआ लगता है। ठीक है, परफ्यूम का भी उसमें योगदान रहता है, पर बड़े साफ सुथरे होते हैं सब। न छेड़ो हमें, हम और नहाए पैसे हुए हो ना तो आदमी नहाए हुए लगते ही हैं। हम्म। आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत नहाए हुए लगते हो। उनको ऐसा लगता है गाल पे से उंगली धर दोगे तो लाल निशान बन जाएगा। हाँ। हाँ। इस टाइप के। न सुंदर भी छेड़ो हो जाता हमें, है। हम नहाए हुए हैं, अभी हाल ही शावर से आए हुए हैं। आज ही हमने बदले बदले हैं हैं कपड़े। हाँ। नहाने बड़ा जोर है, लेकिन ये भोजन का आनंद आता है क्या? मतलब नहा के नहाने निकलने पे ज्यादा आनंद है नहाना भोजन एक प्रक्रिया है, उसको कई तरह से समझना पड़ेगा। लेकिन बाबा नहाने के बाद भूख तो लगती है। नहाने का क्या है कि एक तो रिलीजियस एस्पेक्ट हो गया का। कि धार्मिक कारण है इसलिए नहाते हैं लोग। दूसरा कारण उसका हो गया कि सफाई पसंद लोग नहाते हैं। तीसरी नवैयत ऐसी है जो जिनको कि पानी प्रेम है। एंजॉय करते हैं ना। हाँ, जैसे हमको पानी से प्रेम है, पानी में पड़े रहना, पानी के पास होना, है ना, जल राशि के पास होना, पानी पीना खूब सारा। हम 4-5 लीटर पानी पी जाते हैं, बरधा बराबर पानी पीते हैं। लोग कहते हैं 1 आध लीटर और पी लोगे तो बैलो तुम्हारा पानी का इंटेक बराबर है ना। तो बहुत ज़्यादा पानी पीने वाले। ऑफिस में भी 2 लीटर 2.5 लीटर पी जाते हैं, सवेरे उठते ही 1-1.5 लीटर खींचते हैं, और उसका घर जाके तो फिर 1-2 बोतल पानी निपटा करके। मेरा स्नान ही मेरा हाइड्रेशन है। उसके बाद नहीं पीता हूँ मैं। तो पानी का वो है। दूसरा क्या है कि नहा के आप बहुत सारा रोमकूप खोल देते हैं, तो वो आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है। आपके बॉडी से टॉक्सिक निकलने के लिए आपके रोमकूपों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और वो अगर आप नहाते रहेंगे तो वो खुलते रहेंगे, क्योंकि ऑयल और डस्ट या
धूल मिट्टी जो भी जमा है आपके ऊपर, उसने उस सरफेस को लॉक किया है। तो लॉकिंग अनलॉक होता रहता है, तो वो अच्छा रहता है। जो आप अपनी आजी वाली बात कर रहे हैं, आजी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको है। आजी को क्यों दिक्कत नहीं? देखिए, नहाते समय किसी को ठंड नहीं लगती है, नहाने से किसी को ठंड नहीं लगती है, नहाने के बाद तुरंत कपड़ा ना पहनने से सबको ठंड लग सकती है और वो सर्दी बैठ सकती है। तो अगर आप नहा के घुटन्ना पहने तौलिया लपेटे घूम रहे हैं तो आपको ठंडक मार देगी, या आप बहुत गर्मी में हैं तो आपको अत्यधिक श्वेत स्राव शुरू हो जाएगा, आपको बहुत सारी स्वेटिंग होने लग जाएगी। तो गर्मियों में वो समस्या होती है। नहा करके आप फिर से भीग सकते हैं, अगर आप उघारे घूमेंगे तो बहुत तेज़ी से। कपड़ा पहन के भी लोग भीगते हैं, लेकिन उघारे घूमने पे और तेज भीगेंगे, क्योंकि रोमकूप खुल गए हैं और अचानक से बॉडी में कोई पानी खींचने लगता है बाहर गर्मी की वजह से। बारिश में नहाना बहुत श्रेयस्कर होता है, क्योंकि बारिश में ही सबसे ज़्यादा मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन आपकी उंगलियों के दरमियान, पैरों की उंगली, हाथों की उंगली, आपके जहाँ जहाँ पे मोह है, कान के पीछे, कखरी में, कोहनियों के पास, घुटने के नीचे और आपके श्रोणि क्षेत्र में, जहाँ पे आपके जननांग हैं, तो इन सब जगहों पे फंगल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो इनका साफ होना बहुत आवश्यक होता है। जिनको डबल चिन होता है, या जिनके पेट और गर्दनें यहाँ पे ये घेंघे वाली जगह लटकी हुई होती है, उनको यहाँ पे बहुत सारा सिक्रीशन, सॉल्ट, ऑयल और फंगस जमा होने लगता है। जिनके पेट लटके हुए होते हैं, टूटे पेट, एक तो होता है गोल पेट कद्दू की तरह, और एक होता है नाशपाती पेट। हाँ, टायर जिसमें हाँ, तो नाशपाती पेट क्या है, वो गिर जाता है, बेल्ट के नीचे गिरा रहता है, तो उसको उठा करके साफ करना बहुत आवश्यक होता है। नहीं तो वहाँ पे वो फंगस आ जाता है। चिलर पर गए, मुंह साफ रहा और चिलर पर उठ जाता है वैसे अपने हाथ हाँ से। उठ जाता है, उठाना पड़ता है, क्या है। करें। कोई रास्ता नहीं है, उठाना ही पड़ेगा। लोग तो क्या क्या उठा के चल रहे हैं। बहरहाल, तो उन लोगों के लिए बहुत, तो जाड़े में नहाने से, अगर एक चीज़ आप समझ लें, अगर आप ठंडे पानी से नहाएं जीवन भर, खास करके जाड़े में आप ठंडे पानी से नहा लें, आपको ज़िंदगी में जुकाम नहीं हो सकता है। ज़िंदगी में जुकाम की शिकायत नहीं होगी आपको। तो जाड़े में ठंडे पानी से अगर नहा लेते हैं सुबह आप, तो आपको दिन भर उतनी ठंड नहीं लगती जितनी लोगों को लगती है। हाँ, नहीं वो तो खैर लगनी ही नहीं है, लेकिन जुकाम की जो शिकायत है, आप अगर स्नान के विज्ञान को समझें, वैज्ञानिक रूप से जो कही गई बातें हैं कि ठंडे पानी से नहाना, गर्म पानी से नहाना आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट करता है और उस लिहाज से फ़ायदेमंद होता है, आपकी थकान को मिटाता है। नॉर्मल पानी से नहाना आपके हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्म पानी अननेसेसरी ड्राइनेस भी क्रिएट करता है, आपका स्किन को ओवर ड्राई करता है। गर्म पानी से बचना चाहिए। जाड़े में वैसे ही तैलीय स्राव आपकी ग्रंथियों से, त्वक ग्रंथियों से, आपकी जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं ऑयल सिक्रीशन की, वहाँ से वो स्लो हो चुका होता है, क्योंकि उसको सफिशिएंट हीट नहीं मिल रही है, तो वो ऑलरेडी डाउन होता है, स्वेट निकलना डाउन होता है। उसमें भी आप बहुत गर्म पानी से नहाएंगे तो आप स्किन को एकदम रफ कर देंगे। तो गर्म पानी फ़ायदा कर रहा है थकावट मिटाने में, लेकिन नुकसान कर रहा है आपके स्किन के ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से। नॉर्मल पानी उसको मेंटेन रखता है। और ठंडे पानी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ठंडा पानी आपको कभी कोल्ड नहीं होने देगा, क्योंकि एक तरह से ठंडे पानी से नहाना बॉडी को एक शॉक दे करके एक मेमोरी मेंटेन करना है कि यू कैन डील विद कोल्ड, यू कैन डील विद कोल्ड। ये है तीनों ही तरह के स्नानों में। ऐसा नहीं कि ठंडा पानी से नहा के ठंड लगेगी जाड़े में। तीनों ही तरह के स्नानों में यदि आप नहाने के तुरंत बाद कपड़े नहीं पहन रहे हैं तो वो आपके लिए उचित नहीं है। तो बहुत समय तक उघारे नहीं घूमना चाहिए। अच्छा, बाल भी जाड़े में खास तौर पे उघारा इसलिए नहीं घूमना चाहिए क्योंकि नंगी देह में शीत जो है ना वो हड्डी तक हमला कर सकती है। तो ये एक मसला है। तो जो दादी आपकी नहाती है ना सवेरे, उससे दादी को नुकसान नहीं है, आपके मोह को नुकसान है। आपका जो दादी मोह है कि दादी काहे नहावती, अरे तोहका ना पसंद है नहा, उनके पसंद उनके नहाए दा। नहाने वालों की और ना नहाने वालों की इच्छाओं के विरुद्ध मत जाइए। बाल धोने के लिए मैंने सुना है कि ठंडा ही पानी इस्तेमाल करना बाल धोने के लिए ठंडा पानी इसलिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि गर्म पानी से बाल बहुत कमज़ोर तंतु है और इतनी सी जड़
बाल की जड़ आप देखेंगे तो 1 से 1.5 मिलीमीटर की जड़ होती है टोटल। उसकी जो 1 मिलीमीटर की जड़ होती है, आप कोई बाल उखाड़ के देखिए, उतने में वो पूरा रस्सा टंगा हुआ है। जिसका बाल जितना लंबा है उसका बाल उतना ही वल्नरेबल है। छोटे बाल वाले को समस्या नहीं है, लॉन की घास टाइप है, एकदम मेलबर्न टाइप चला के अपना रोलर काटे हुए हैं। लेकिन जिनके बाल लंबे हैं उनके लिए आप सोचिए कि उतनी ही जड़ पे कितना वेट है, उस बाल का वेट। और गर्म पानी से अगर आप बालों को धोएंगे तो बालों के ऊपर अपना नेचुरल ऑयल होता है, आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है बालों में। ड्राइनेस बालों में होती है जब आपका स्किन टाइप दूसरा है, तेल फिर भी सिक्रीट हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि किसी के भी, सबके बालों में तेल थोड़ा बहुत होता है अपना। तो उन बालों के साथ समस्या क्या है कि आप गर्म पानी से नहाएंगे, ऑयल रिमूव कर देंगे, वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई बाल 2 मुहा हो सकता है फट के, तो आपको वो 2 मुंह वाले बालों की समस्या हो सकती है। दूसरा क्या है, आपकी सर की त्वचा बहुत ड्राई होती है शरीर के बाकी जगहों की त्वचा से। क्यों? क्योंकि आपने जब भी मुड़ाया है आपको एहसास होगा। हाँ, जब भी खोपड़ी घुटती है या ऐसे भी मांग करके देख लीजिए, जो ऑयल आपका यहाँ पे है वो ऑयल लेवल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वो घास फूस वहाँ पे उतना उगा हुआ है। और उसको जब आप गर्म पानी से धोएंगे तो वो और ज़्यादा ड्राइनेस देगी, तो स्केलिंग शुरू हो जाती है, खुरंट बनने लगते हैं, पपड़ियाँ बनने लगती हैं, खुश्की होने लगती है। लोगों को खुश्की या रूसी 2 वजहों से होती है। एक होती है कि एपिडर्मल प्रॉब्लम है और दूसरा है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है। मैक्सिमम रूसी या खुश्की जो होती है वो पेट के अपसेट होने की वजह से होती है। बालों का गिरना या सफ़ेद होना भी पेट से रिलेटेड है और लिवर से रिलेटेड है। तो नाभि जो है वो बालों के लिए जिम्मेदार है। ये रूसी वाइट होती है इसलिए उसको रूसी बोलते हैं। हाँ, हो सकता है। वाइट तो यूक्रेनी भी होते हैं। पता है उसको बोलते हैं कि सर्दियों में से 2-3 दिन नहीं नहाओ और उसके बाद सिर खुजाओ तो स्नोफॉल होता है सिर से। हाँ। नहीं, और एम्बेरसमेंट है, आप काला कपड़ा अगर पहन लें हाँ वो तो फिर तो वो बहुत एम्बेरसिंग है। अच्छा, वो ठंड, इधर नहाने और धोने की बात हो रही है तो ठंड में नहाना तो ठीक है। और जो ताऊ कह रहे थे ना कि नहाने के बाद, देखिए नहाना लोग समझते हैं कि धुल गए, साफ हो गए और ये कोई काम नहीं हुआ, लेकिन नहाना एक तरह का वर्कआउट है। हर व्यक्ति नहाने के बाद थकता है। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद ना नहाएं, क्योंकि खाना खाने के बाद सारी ऊर्जाओं का मैक्सिमम जरूरत आपके स्टमक को है, आपके पाचन तंत्र को है। और आप नहाने गए तो एक तो आपने बॉडी के टेम्परेचर को डाउन किया, उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म प्रभावित हुआ, और दूसरा आप हाथ पैर फेंकने लगे, हम केशवान हमारे ना सब गाना गीत गौनई आज ही हमने बदले हैं कपड़े टाइप सब शुरू हो जाए, साबुन ये रगड़ा वो घिस्सा ना, ये पीठ पर हाथ पहुंचा रहे हैं। दिन भर हाथ नहीं गया व्यायाम में कहीं भी, जूता सामने बोलता रहा कि पहनो मुझे, चलो, नहीं गए। लेकिन नहाते समय क्या कीजिएगा, शावर भी चलाएंगे तो शैम्पू के लिए तो सर 4 बार ऐसे बाल हिलाना पड़ेगा, फिर कंडीशनर के लिए हिलाना पड़ेगा, पीठ पे साबुन लगाएंगे, नीचे झुकेंगे, पूरा नमाज पढ़ना है, पूरा सूर्य नमस्कार है। आप समझ लिए 5-10 मिनट अगर आप नहाए तो आप समझ लिए 10 मिनट आप योगा करके, जनेऊ से पीठ भी तो रगड़नी होती है। वो तो खुजाने के लिए, नहाते समय भी उसको साफ करने के लिए मैंने देखा है हाँ लोग करते हैं, लेकिन उसका वो फर्जिफिकेशन, उसका कोई फायदा नहीं। दरअसल उसको बाद में निचोड़ लेना चाहिए। वो निचोड़ने की विधि उसकी अलग है कि उसको खींच के ऐसे ऐसे करके आप उतार टाइप है ना, कि उसको एक अंगूठे और 2 उंगली से जनेऊ को पकड़ना है और नीचे की तरफ जैसे गैया दुही जाती है उस तरह पनाहा टाइप उसको खींचते रहना है और उसको फिर ऊपर जाने देना है। एक साइकिल पूरा हो जाएगा, गांठ से गांठ पे आप आ जाएंगे तो जनेऊ से अतिरिक्त पानी गिर जाएगा। तो ये जनेऊ को सुखाने की विधि है, नहीं तो कुर्ते में निशान दिखता है। और ये जो गंगा गोदावरी इत्यादि 5 नदियों के नाम लोग लेते हैं वो ठंड से बैटल करने के लिए शुरू हुआ होगा। वो खुद को नहीं, जैसे हनुमान चालीसा भूत से बचने के लिए नहीं, पर ये है गंगा कृष्णा गोदावरी महानदी। चक्कर क्या होता है कि पहला जो पानी लगता है ना, खास करके जाड़े में भी, उसके बाद कोई ठंड नहीं लगती, बस तो फर्स्ट जो टच है ना वो थोड़ा खतरनाक होता है। उसमें जोर से बोलने पे वाकई ठंड कम लगती है। अगर आप मतलब वैसे ही ठंड में कभी वॉक कर रहे हो और आप खूब जोर जोर से बोलने लगिए, आप जो कि बॉडी हीट रिलीज करने लगती है, तो कंपैरेटिवली ठंड थोड़ी कम हो जाती है। जोर से बोलने पे शरीर को और मस्तिष्क को खासतौर पे एक संदेश जाता है कि द बॉडी इज इन अ एग्रेसिव मोड।
तो एक एग्रेशन का उसको समझ आता है, तो वो ऑलरेडी एक ऑफेंसिव मोड में पूरा माइंड आ जाता है, जिससे क्या है कि तमाम सारे ATPs जो हैं वो ADPs में कन्वर्ट होने लगते हैं। एनर्जी प्लस ADP ATP से निकलता है। एडोनसिन डाइफास्फेट ट्राइफास्फेट टूट करके ऊर्जा देता है। माइटोकांड्रिया की भट्टी में सब काम चल रहा होता है। जोक मैं एक काम करता हूँ कि एकदम ठंड के दिनों में, बेसिकली 26 जनवरी के आसपास ऋषिकेश जाकर नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर में पहले अपना पैर डालता हूँ और उसको एहसास हो जाता है कि बहुत सुन्न कर देने वाला ठंड है। उसके बाद मैं यहाँ तक चला जाता हूँ और आधे घंटे खड़ा रहता हूँ। आपने बताया था। हाँ, हम बताओ ये किए हैं। और उससे जो थोड़ी देर तक तो लगता है, उसके बाद ना 3-4 महीने की छुट्टी हो जाती है अपनी। हाँ, जुकाम नहीं, उसके बाद फिर बॉडी टैकल कर लेता है नहीं उसको। लगती। वो जो अभ्यास है 26 जनवरी का, होली तक ठंडक नहीं लगने देता फिर। मुझे अभी वो याद है, अभी सुकेतु मेहता की किताब नहीं है, मैक्सिमम सिटी, मुंबई पर मुंबई पर, किताब लिखी है। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि वो ठंड से बचने के लिए, शहर याद नहीं है कि किस शहर की बात कर रहे थे, सड़क पे चलते हुए जोर जोर से गालियां देते थे, अकेले सड़क पे चलते हुए। तो वो है अच्छी बात यह है कि उनको एक ऐसा शहर पता है जहाँ पे वो अकेले गालियां देते हुए चल सकते हैं। नहीं, वो वरना शहरों में बहुत भीड़ है। विदेश था हाँ, शायद। विदेश हाँ, में कहीं, हाँ। तो इसीलिए वहाँ हिंदी। भारतीय शहरों में मतलब चलने की जगह नहीं, गाली देना तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन एक ये कि वो कहीं गलती से 2 ही लोग हैं उस रोड पे और आप गाली देते हुए चल रहे, 2 कहेंगे साला हमें दे रहे हो, कहा बे? गाजियाबाद में तो रोड रेज में मार दिया अभी परसों, एक आदमी मार दिया। मैं तो सड़क पे चलते हुए हाथ जोड़ता हूँ पहले, कहता हूँ 1 किलोमीटर नज़दीक नहीं आऊँगा भैया, आप चले जाओ। तो अच्छा, ठंड में नहाने धोने की जो बात हो रही है, नहाना ठीक है, पर कई बार धोने में बड़ी समस्या होती है। मतलब लेने के धोने पड़ जाते हैं। और उसमें आप क्या कर सकते, जैसे ज़्यादातर घरों में ऐसा ना कि आपने बाकी जगहों पे आप बेसिन में भी गीज़र का कनेक्शन करा लेते हो तो पानी गर्म आता है, और वहाँ नहीं होता। पता नहीं क्यों नहीं सोचा गया, पहले से ही नहीं कराया गया। जापानियों ने हमको टॉयलेट दिया है, जो ताज होटल्स में मैंने यहाँ देखा है, मैंने 1-2 और होटल्स में देखा है, जिसमें कि सीट भी गर्म होती है। अच्छा। और जो पानी निकलता है उसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आपकी सीट के बगल में पूरा एक पैनल होता है जिसमें फोर्स ऑफ वाटर जो बिजली से निकलेगा और उसका टेम्परेचर, वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसकी सीट जो होती है वो पहले से गर्म होती है। ये है ना, ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। अब जैसे आज आप देखिए कि 2 नवजात मर गए हैं एक भारतीय शहर में अस्पताल में, क्योंकि वो जिस पे रखे जाते हैं ना नए बच्चे, जो प्री नियोनेटल, हाँ, नियोनेटल वाली, तो वो उसका वो ओवर हीट होकर के 2 बच्चे मर गए उसमें। तो भारतीय आदमी कहता है कि भैया है ना, अपना सफाई का काम चल जाए, ऐसा ना हो कि अपनी जल जाए। टेम्परेचर सेट किया कि 22 रहना, मतलब 72 हो गया है ना। फवारा चालू किया, मतलब भाई साहब 5 दिन जा ही नहीं पाए। धोने गए थे, फफोले पड़ गए। रिस्क ज्यादा रहता है। तो आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता है, उसमें रिस्क जो है एकदम नहीं चाहिए। क्या भाई ठंडे धो ले। फिर भी सबसे आग्रह है कि वैसे भी लोग टेम्परेचर हो भाई साहब धोते रहिए। सुनक भी धोते होंगे मेरे ख्याल से, अब तो मान के चलते कि अगर हिंदू हैं तो धोते होंगे भाई। सुनकते 100। तो एक चीज इसमें बहुत ये महत्वपूर्ण आप समझिए कि भैया भारतीय लोग खाना ऐसा खाते हैं ना कि सुबह ठंडा ही पानी चाहिए होता है। चंदन मांग लेते हैं गर्मियों में। एक वो भी है, जैसे आप ठंड में नहाने घुसे और ठंड बहुत है, मतलब मैं कोई नहीं, घर सवेरे उठते कहते चाय बन गई, चाय पी लो, कहने पुदीना दे दो आधा कप। वो बाथरूम में एंट्री करने के बाद ठंड में नहाने में ज़्यादा टाइम इसलिए भी लगता है ना कि मानसिक तौर पर स्वयं को तैयार करना होता है। तो जब टेम्परेचर सेट कर देते हैं, सब अपनी चीज़ों को सामान्य बता रहा है। हाँ, तो और क्या। आपको बड़ा मजा आ रहा है, कुलदीप जो है मानसिक रूप से तैयार करता है। मैं करता हूँ, देखो। तो उसमें जैसे जब शावर नहीं ले रहे हो, बाल्टी, उसकी बहुत बढ़िया विधि बता देता हूँ। नहीं, बाल्टी में मैं हाथ डाल के रखता हूँ। ना वो करने की जरूरत नहीं, एक टेम्परेचर फिर बहुत बढ़िया विधि है, तुमको जो बहुत फायदा करेगी। जाड़े में नहाने का तरीका वही है, हालांकि मैं उस तरीके से नहीं नहाता हूँ, लेकिन तरीका वही है, आपको ठंडक नहीं लगेगी। आधी ज़्यादा ठंडक पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे।
आप बाथरूम में कपड़ा अपना अपना उतार के और कटोरिया में सरसों का तेल रखिए और थोड़ा सा तेल लेके पूरी देह को आप तेल हल्का हल्का रगड़ दीजिए, हाथों में, पैरों में, पीठ में, छाती पे, गर्दन पे, चेहरा पे, नाभि में, नाभि में, नाक में सुड़क भी लीजिए खाने उंगली से। कितना खाना चाहे तो नहीं क्या कि भाई मछली तो नहीं खाते हैं सरसों वाली, लेकिन स्वाद पता है अपने को ना। तो इससे क्या होगा कि आपका एक वार्म अप हो जाता है। उसका क्या होता है ना कि आपकी बॉडी ऑलरेडी उस मोड में आ जाती है कि झेल ले, आवे दो, अब ती आओ। तो आप ये विधि शुरू कीजिए। ठीक। हालांकि इसमें कई और विधियां हैं जावे की। मुझे लगा बाबा का मसाला प्रेम ऐसा है, बाबा बोलेंगे पानी लो, पानी में गरम मसाला डाल लो, पानी गरम हो जाएगा। लेकिन मेरा ना टाइम बहुत वेस्ट होता है। मतलब होटलों में होता है, चलो ये होता है कि भाई होटल है यार, यहाँ पहली बार आए हैं, उसका सब नलका वलका हैंडल वेंडल जो है समझने में, हाँ, समझने में कि कितने पर रखेंगे, कितना गर्म होगा। मैं जिस घर में रहता हूँ, जिस बाथरूम में मैं नहाता हूँ, उसमें भी रोज मुझे जो है सेट करने शावर को एडजस्ट करना पड़ता है। पहले इसको खोल के छोड़ता हूँ, ज्यादा हो गया, फिर उसको थोड़ा तब तक जो है बेमजा हो जाता है। राइट किया तो थोड़ा कम हो गया। एक पता नहीं इसको कैसे हैंडल किया जाए। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी चाहिए इसको सॉल्व स्टार्टअप्स करना वालों चाहिए। को। हाँ, अफोर्डेबल होगा जरूर, होगा जरूर कहीं ना कहीं बहुत एकदम एग्जैक्ट सही टेम्परेचर का पानी निकले। नहीं तो वो बहुत मुश्किल है। देखिए होता क्या है कि दोनों तरफ से बलवती पाइप है, एक से गर्म आ रहा है, एक से ठंडा आ रहा है। अरे गर्म वाला कम होता, कमजोर होता है। हाँ, ना ये फ्लो कम होता है, क्योंकि वो गीजर से आता है ना, उसकी पतली पाइप होती है। पतली पाइप नहीं है, वो आपके सर से केवल 1-2 फीट ऊपर है, तो उसके पास प्रेशर की जगह ही नहीं, लेंथ नहीं है। जो आपके टैप में रेगुलर पानी आ रहा है वो रखा है 3 मंजिले पे, आप है 1st फ्लोर के बाथरूम में, तो वो हरहरा के आ रहा है पूरा, एकदम न्यूटन उसमें लगा हुआ है ना। तो वो कह रहा है मैं केवल पानी नहीं आ रहा हूँ, मैं पानी, गुरुत्वाकर्षण और F=ma और खुले में रहने के कारण ठंडक। हाँ, तो वो अब उसको भी ठंडक लग रही थी, तो कह रहे थे पाइप में चलो यार, पाइप में चलो, बहुत ठंडक है ऊपर टंकी में, पाइप में चलो। तो पानी के पास 5 कारण हैं कि वो बाथरूम बहुत तेजी से आए। और जो गीजर में है वो गर्म है, कह रहा कि अच्छा चाहिए, आते हैं, चाह रहे हैं, यहाँ बैठा हुआ है। हाँ, तो गर्मी में बैठा हुआ। हमको तो गर्मियों में इससे समस्या होती है। गर्मी में अगर आपने वीकेंड में थोड़ा देर कर दिया आलस्य में, हाँ 2 बजे नहाने गए तो गर्म हो चुका था, ठंडा करने का मशीन नहीं होता। नहीं था। उसका एक बहुत बढ़िया तरीका है कि 1 बाल्टी पानी, जिस दिन लगे कि आज देर हो रही है, बाथरूम में एक 40 लीटर 50 लीटर वाला एक टंकी या बाल्टी, कोई चीज़ आप रखे रहिए, उसको सवेरे भर लीजिए। मंजन करते करते उसका नलका खोल दिया, तब मंजन घिस रहे हैं 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, जब भी आपने मंजन किया, तो रात की शीतलता वाला पानी वहाँ पे 40 लीटर इकट्ठा हो गया। बाल्टी से नहाना बहुत आवश्यक है, जाड़े में भी और गर्मियों में भी। ये जो ऊपर से गिरने वाले झरने टाइप के है ना, उसमें बहुत बैलेंसिंग करनी सारा पड़ती बात है। होता है वो तो एकदम। आपने वो कभी रॉड डाल के पानी गर्म किया है? अरे किया है, वो बाल्टियाँ जलाई हैं। बड़ा मजा आता था। प्लास्टिक की बाल्टियाँ जलाई हैं उससे। एक उसका तो एक खरीदने वाला आता था, एक था जो लोग घर पे बना लेते थे। तो हमारे मोहल्ले में, मैं रामपुर में रहता था, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में, तो एक अंकल थे जो पूरे मोहल्ले में, हाँ उसी में, शाहबाद तहसील। तो एक अंकल थे, पूरे मोहल्ले के वही बनाते थे। वो एलिमेंट लेके आते थे, एक लकड़ी की वो बांस की फट्टी रखते थे, खोखली, तो उसके अंदर वो एलिमेंट डाल के दोनों तरफ से ठोका और तार जोड़ दिया, जुगाड़ बना दिया उसका, और पूरा मोहल्ला उनसे बनवाता था। बाय द वे उससे पानी में करंट नहीं आता। हाँ, वो डर तो लगता है लेकिन बहुत। हाँ, लेकिन कोई आदमी हाथ नहीं देता। फटती बहुत है। देखिए पानी और बिजली कोई साथ नहीं है, ये दोनों अगर साथ हैं तो बहुत खतरनाक है, वो कहाँ तक मारेंगे कुछ पता नहीं। तो इसलिए अपनी फटती बहुत अपन ठंड। अच्छा, हमको गर्म पानी का कोई शौक नहीं है। हमारा गीज़र 1 अक्टूबर को शुरू हो जाता है और वो स्विच अब 31 मार्च को बंद होगा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पे। 6 महीने गीज़र कंटिन्यूअस चलता है, 6 महीने उसको कोई छूता नहीं। लेकिन हम गर्म पानी से नहाते नहीं, केवल अत्यधिक शीतल जल को सुग्राह्य शीतल जल तक कन्वर्ट करने के लिए। तो अपने को पता है कि अपने को वो छुच्छी केवल 30 से 35% खोलनी है। ऐसे जो है उसको उठा के बस 40 डिग्री तक ले आता है, 50 डिग्री बाकी छोड़ देता है 90 में। नहीं, वो 90 तक जा सकती है, 90 तक जाएगी तो गर्म पानी आने लगेगा मिक्स होकर के। अपने को वो चाहिए नहीं, गुनगुना भी नहीं चाहिए, पेयजल जैसा गर्म भी नहीं चाहिए।
जैसा घड़े पानी जैसा, उसको बोलते हैं ऐसा। ठंडा मार के। हाँ, बाकी ठंडा वाला जो है पूरा 90 उठा रहेगा, ये केवल 40। कि हाँ बातचीत करते रहो, मतलब नर्म हिंदू बनो, उग्र हिंदू नहीं। बचपन में हम लोग नदी में नहाते थे, तो जाड़ों में क्या होता था, सब जो है ना बैठ के किनारे है चर्चा कर रहे होते थे। पानी देखे नदी का गर्म होता है तो लेकिन बाबा ठंड में ना, हाँ कंपैरेटिवली बाय द वे उतना ठंडा नहीं होता पानी, चलता हुआ कुएं पानी। का, हैंडपंप का और नदी का पानी बाहर के तापमान से गर्म। उसमें क्या होता था, एक आदमी इनिशिएटिव लेता था, खुद नहाने का नहीं, दूसरों पे पानी छींटने का। सबका ठंडक मर गया, बस कूद गए फिर। अच्छा, वो एक धार्मिक स्नान में जो है ना, एक जो ये गंगा स्नान नहीं होते हैं, जो पूरा मेला होता है, अभी कत्की का मेला आ रहा है 8 तारीख को। हाँ, तो उसका भी अपना एक वांग्मय है। मेरा एक दोस्त जो है वो ऐसे गंगा स्नान करके आया और जुकाम हो गया था उसको। मैंने कहा तुम्हें क्या, जुकाम कैसे हो गया? बोले यार वो गंगा स्नान किया ना तो पाप की गर्मी निकल गई। तो उसके बाद से मेरे को ठंड लग गई। नहीं, वो पाप की गर्मी नहीं, वो जो बैठ के वहां पे सीढ़ी पे आधे घंटे विचार करते रहे कि घुसे कि नहीं घुसे, है ना, तौलिया पहन के, और उसका तौलिया पहन के जो घुमाई टहराई होती रही, और पानी में जो जल क्रीड़ा की गई है ना। रोज नहाने वाला आदमी हो तो जाए घप से नहा के चला है सीधे। बनारस के पंडितों को ठंडक क्यों नहीं लगती है, या मल्लाहों को जो रोज वहीं पे है, उनको तो नजले से मर जाना चाहिए। आप मोदी जी के एक को फोटो में देखे कि कोई बनारस का पंडित जो है नाक सुलुक सुलुक कर रहा है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, कभी देखा आपने? टिकिया बतासे वालों को मिल जाएगा आपको। उनका अभ्यास बनाओ, नहाने गए हैं वहाँ, खेलने नहीं, वाटर पार्क का मजा नहीं लेते हम लोग। नदी देखने लगता है वाटर पार्क, आज तो ऐसे वर्ड में रहूंगा मैं। और हमने ना शरीर को इतना लबादे ओढ़ कर ना, थोड़ा सा उसको वार्म रखने का, शरीर, मानव शरीर अद्भुत है, वो एडजस्ट कर लेता है। अगर आप अरे पानी से गर्म पैदा हुए कपड़ा हैं नहीं सब। पहने और जो टी शर्ट पहन के आते थे दफ्तर, वही पहन के आते रहे, 5 दिन में 6 दिन में बॉडी सेट हो जाएगी। वो नहीं है अपना जो डिस्कवरी या किस चैनल पे आता है, अरे मैन वर्सेस वाइल्ड में, हाँ, जो वो वहाँ बर्फ में बिना टी शर्ट के भी घूमना उसको अरे पड़ता है। हेमकुंड साहब में माइनस में टेम्परेचर चला जाता है और सरदार भका भक नहा रहे होते हैं चौड़े से एकदम। रूस में कितने लोग जो है वो बर्फ को काट करके अपने आप को सोख कर रहे होते हैं। व्लादिमीर पुतिन की देखिए आइकॉनिक तस्वीर। हाँ, प्यूटिन। मैं तो ठंडे पानी में नहाने का बहुत शौकीन हूँ, बिल्कुल ठंडा पानी, एकदम ठंडी ठंडा जगह में। हाँ, घर में तो मैं गीजर में और नहाता क्रिसमस पे कितने रिचुअल्स हैं, मतलब हाँ। जो तमाम सारे नॉन क्रिश्चियंस हैं उनके यहाँ कितने पुराने ट्रेडिशनल कस्टम्स चले आ रहे हैं, जिसमें कि उनको आइस बात करना है। तो विंटर्स आया है क्रिसमस से पहले, और कितने लोग तो होली डिप के दृष्टि से भी उसको करते हैं। अभी आप देखिएगा तमाम सारे इंटरनेशनल वायर्स पे तस्वीर आने शुरू हो जाएंगे दिसंबर में कि वहाँ पे इतना टेम्परेचर हो गया और लोग नहा रहे हैं। अग्नि स्नान भी करते हैं लोग, आग जलाकर हम्म, और अपने सारे अंगों को एक्सपोज कर देना, और वो समझते हैं कि साफ हो गया। हाँ, अग्नि स्नान हो गया। मैंने इससे खूब सारा स्वेटिंग होगा और सारा तेल पिघल जाएगा, उसको पोंछ पाछ के तो आग से आप नहा सकते हैं। आग से मैंने एक नहाने बार में। ये भागसू नाग करके एक हिमाचल प्रदेश में हाँ, ना, हाँ, वो है मैक्लोडगंज की तरफ, तो नीचे धर्मशाला से हम लोगों ने वॉक करना शुरू किया भागसू नाग तक। वो काफ़ी किलोमीटर है, चढ़ाई भी है उसमें। तो 2-3 लोग थे, काफ़ी थक गए वहाँ पहुँच के, लेकिन थोड़ा मौसम भी ठंडा था और भागसू नाग पे हम नहाए। बहुत ठंडा पानी था, मतलब पहले पाँव रखते ही जमने वाला टाइप का, लेकिन एक बार हिम्मत हो गई तो नहा लिए। लेकिन उसके बाद ना, मैं अभी आप जो बात कर रहे थे कि गर्म पानी थकान उतारता है, उस अति शीतल पानी ने, चिल्ड पानी ने हमारी जो चलने की थकान थी वो उतार दी। शौक, ताऊ हम लोग बॉडी जो को आप शौक ऋषिकेश मिलता है, बता रहे हैं सेट ना, हो जाता है। तो हमारा भी रिचुअल वही 26 जनवरी वाला रहा। हाँ। और हरिद्वार जाके, यहाँ दिल्ली से हम लोग ऑफिस से निकलते थे थके हारे, और कैसी कैसी स्थितियों में होते थे, और 1 बजे 2 बजे पहुँच गए अपना हरिद्वार। तो वहाँ जाके सबसे पहला काम हम यही करते थे, जूता मोजा उतारा और पैर डाल के सीढ़ी पर बैठ गए। वो 20-25 मिनट में पहले तो सुन्न होता है पैर, लेकिन धीरे धीरे उंगलियां चलाते रहिए, जान आ जाती है, और उसके बाद लगता है कि सारी थकावट, सब मिट जाता है। सारी खुमारियां, सारे भ्रम, इस बार मुझे भी ले सब- चलिए, एक सेल्फी इस ग्रुप में डाल देता हूँ। है ना। हमारी ऐसा- है, हमारी एक हम लोग की तो है। तस्वीर है जो हम लोग दिखाने लायक तो नहीं जो है। हम लोगों ने भी नहीं देखी है, हम दिखाएं, एक दूसरे को भी नहीं दिखा सकते हम लोग।
जो साथ में गए हुए कपि थे उन्होंने ये किया था, जो खुद नहीं नहाए और इसी अवसर की तलाश में थे। फिर बाद हम लोग को समझ आएगा अच्छा ये सब कॉन्स्पिरेटर्स है। जो वजू करके रह गए ना। हाँ, कुछ लोग होते ना 2 उंगली डुबो करके पानी में ऐसे ऐसे करके जय हो जय हो जय हो। वो वाले स्नान को क्या बोलते हैं? हैं? जो उंगली से काग कर स्नान है। हाँ, काग स्नान। नहीं, काग स्नान में बाबा मतलब प्रॉपर स्नान होता है। काग स्नान में होता है कि पानी अगर इतना ही है लेवल तो उसी में डुबकी मार लो और आपको नहाना है प्रॉपर, तो आप कैसे नहाएंगे? जैसे हम लोग, हमारी जो नदी थी वो रेत पर थी और उसमें कभी वो नदी बाढ़ में ना थोड़ी गहरी होती थी, बाकी टाइम वो छिछली होती थी। ठीक है, तो लेकिन हम लोग उसमें बचपन से हमारी प्रैक्टिस थी कि हम यूं बैठ के और फिर नहा लेते थे और बहुत अच्छे से नहाते थे। तो हम लोग उसको भी काग स्नान कहते थे। हालांकि काग स्नान जो है पॉपुलरली उसका यूज इसलिए होता है कि आपने नहाने का सिर्फ नेम कर लिया और नहाए नहीं, वो छींटने वाला। हाँ, क्योंकि कौवे के पंख भीगते नहीं है, भीगते किसी के नहीं, लेकिन कौवे को बदनाम करना है। हम लोग एक एपिसोड में बता चुके हैं कि कौवे के पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो ये जो वर्ण वाला मामला है कि ना कि श्याम वाणी है, कृष्ण है, तो इस वजह से तो नहीं, उसको भी इल्जाम पूजा से भी पहले कुछ लोग करते हैं। जैसे कई बार ये है कि स्नान भले ही आपने किया, पूजा करनी है तो एक बार छींटे से मार लेते हैं। हाँ, वो कहा जाता है कि आप अपने को शुद्ध कर लें। तो अगर आप लघु शंका वगैरह गए या किसी को छुआ है, ये सब है, और गंगा जल के छींटे को माना जाता है कि आपने कि पवित्र नहा ही लिया। ये मान लिया जाता है कि भाई गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो मतलब ठीक ठाक एक्टिव आदमी है, तो इतना मतलब अच्छी तरीके से नहीं रहते होंगे, ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है। हालांकि लोगों के लिए वही शॉर्टकट है। और पूजा में सबसे पहले होता ही वही है, आचमन। आप कितना भी बाथरूम से निकल के पूजा में बैठे हैं, तब भी वहाँ पे एक गेट पास यही है कि नहीं पहले यहाँ नहा दिखाओ तब अंदर जाने देंगे। तो उसमें वो है ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, और उसके बाद में ऋषिकेशाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य। ये बिस्कुट डुबोने में भी है। तो 3 बार हाँ, बिस्कुट डुबोने में यही है। बिस्कुट डुबोने की, बिस्कुट पार्ले जी खाने की विधि यही है। उसमें हमने बताया था कि उसको करके आप पार्ले जी का मंत्र ग्रहण कर सकते, पार्ले जी मंत्र है ये। लेकिन ये आप करके ही, तो उसमें 3 बार आपको आचमन करना है, यानी होठों से पानी लगाना है, और एक बार फिर हाथ प्रक्षालन कर लेना कि भाई हमने कुल्ला कर लिया है और हाथ धो लिया, हम शुद्ध हैं ना। तो ये तरीका है। लेकिन जो काग स्नान के, अब जैसे जाड़े में एक है विंटर विधि, स्नान की विंटर विधि। तो विंटर विधि ये है कि आपको ये लगता है कि आपको नहाना नहीं है, क्योंकि पानी देह पे पड़ेगा तो संभव है कि 20 सेकंड तक आप पुनः सांस ना ले पाए। ऊपर की ऊपर है और नीचे की नीचे है। ये वीडियो में देखना पड़ेगा। ये वाला वीडियो में देखना, आप बाकी वीडियो मत देखना, बट ये वाले काउंटर पे जाके आप देखना बाबा के एक्सप्रेशंस, है ना। तो उसमें पहला लोटे के बाद में होता है अक्सर। और पीठ बहुत हरामखोर जगह है नहाने के मामले में। मतलब सर भिगोने में इतनी पीड़ा नहीं होती, जब पीठ पे पानी पड़ता है ना तो लगता है कि स्कूल में हम बैठे हुए किसी से बतिया रहे तो किसी ने आके गप से एक पूरा गमकौआ मुक्का मार दिया है। मुक्का मारने में भी सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, लंग्स को एक तरह का शॉक लगता था। अच्छा, जैसे शावर नहीं ले रहे हों, बाल्टी मग्गे से नहा रहे हों, शावर हो या बाल्टी मग्गा, नहीं तो पहला मग्गा आप कैसे, मतलब सिर पे डाल लेते हैं या पीठ पे डालते हैं? हम सीधे शावर खोलते हैं, सीधे मूड़ी अंदर ले जाते हैं। नहीं, शावर नहीं हो अगर बाल्टी से नहाना तब तो भी सर पे। अच्छा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि पैर वैर धो के, हाँ, लेकिन मैं हीट को सर की तरफ डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं पैरों को, हाथों को धो करके और धीरे धीरे पूरे बॉडी की जो हीट है उसको सर की तरफ मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये जबरदस्ती बनाए हुए अपने नियम, पता नहीं कितना लॉजिकल। सबके अपने नियम है। मैं छाती पे मारता हूँ पहले। यहाँ चौड़ी छाती वीरों की। तो हम सीधे मूले पे आते हैं। बना भी तो है ना, क्योंकि हाँ नहीं उसमें सिर में देने में ना कभी कभी संकट रहता है कि पता नहीं, और सबसे ज्यादा ठंड मुझे इधर लगती है, तो मैं पहले उसी को शांत कर लेता हूँ कि भाई नहीं, तो हमारा ये चीट है। बालों पे जब मैं पानी डालता हूँ ना, तो मुझे पता है कि बालों से पानी शरीर के लगभग हर हिस्से पे गिरेगा और पूरा नहीं गिरेगा, बट के गिरेगा। तो बॉडी जो है ना हर जगह से थोड़ा कैसे ना, तवा पे डोसा बनाने से पहले टेस्टिंग पानी है ना, तो हम छिस कर रहे होते हैं, उसमें छिट्टा मार के धुआं उड़ा रहे हैं। स्प्रिंकलर का काम करते हैं, स्प्रिंकलर का काम करते हैं। और इसी को कहते हैं विंटर विधि। विंटर विधि क्या है कि आप सभी वस्त्रों का त्याग करके बाथरूम में खड़े हो जाएं, और उसके बाद अगर आपके पास बाल्टी मग्गा है
तो बाथरूम के टाइलों पे पानी को बहुत तेजी से मारें, तो उसमें क्या होगा कि तो टाइल साफ होंगे, कुछ बूंदें छटक के आप पे आएंगी ही आएंगी। और ये नाइस 5, 6, 10 मग्गा इधर उधर चारों तरफ मारने के बाद में, टाइल भिगोने के बाद में आप पाएंगे कि पोंछने लायक आप भीग चुके हैं। और बाहर लोगों को लग रहा है कि सब अपने बदन पे डाल रहे हैं। हाँ अगर कोई लोग सुन कहेंगे रहा है यार तो। बहुत जोर शोर से ना आ रहा है ना, तो जोर भी है उसमें और शोर भी है, दोनों चीजें। जो पुराने वाले बल्ब नहीं आते थे, पुराने वाले 100 वाट 200 वाट, उस पे अगर पानी का छींटा मार दो तो बोल जाता हाँ, था। बोल जाता है। और उसको तो एक दिन मैं नहा रहा था पहुंच के- बचपन में उछल उछल के। पहुंच के जब निकलोगे ना, हाँ जब बूंद बूंद इधर उधर होंगे तो कोई शक नहीं करेगा। ऐसे ही जब निकलता आदमी पहुंचते हाँ। हुए ना, तो लगता है यार नहाया नहीं है ये। और अच्छा, कई लोगों को आप पाएंगे, इसलिए बाथरूम से पोंछ के निकलना चाहिए देह को एकदम। कई बार क्या होता है, लोग पकड़े जाते हैं जाड़े में। एक आध बार हमने लोगों को पाया कि वो लोग नहा के निकल रहे हैं बाथरूम से, प्रॉपर बाल वाल धो भी लिए, साबुन भी लगा लिए हैं, लेकिन पैर की घुटने से नीचे की एक तरफ की मियानी सूखी है ना, एक धनुष बना हुआ है उसमें सूखा। पानी वहां गया नहीं, उसने कहा ना था डेजर्ट। उसने कहा बाकी आंध्रा कर्नाटका, इधर नर्मदेश्वर महादेव, ना इधर था राजस्थान, थोड़ा सा तो वो रह जाता है। कोई कोई कई ऐसे लोगों नहाते का- हैं कि कई कल लोगों का का ये- टीका नहीं झूठा होता। कई लोगों के किडनी के पास का हिस्सा नहीं, क्योंकि पूरा पानी तो हाथ में गिरता रहा या ये हाथ चलता रहा, तो यहाँ भीगना हो ही नहीं पाया, तो वो किडनी प्रांत जो है ना वो सूखा पड़ा रहता है। इस तरह साबुन बहुत कहाँ पे सबसे ज्यादा रह जाता है लगा हुआ? साबुन एक साबुन तो कखरी में रह जाता है। कखरी में ही सबसे ज्यादा साबुन रहता है और पीठ में रह जाता है। तो 2 जगह जो है साबुन की। हमारी दाढ़ी के पीछे। हम तो ताऊ इसको विशेष रूप से इसी धोते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हाँ, साबुन बस वो इसलिए। सर का भी शैम्पू, चेहरे का साबुन सब आता है यहीं पे है, ये इधर जो है ना और अटका इससे रहता है। उस वक्त तो पीला मैं नहीं रोज है। जो है इस भ्रम में कि अटका ही होगा, वहाँ उसको पे 10 ज्यादा बार है। धोता हूँ। और उसमें होता क्या है, अगर वाकई अटका रह जाए वहां पे साबुन, तो 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद वो पूरा सोडा जो है ना वो यहाँ पे चिरकन दे देगा, आपको ड्राइनेस दे देगा। तो दाढ़ी का साबुन निकलना या कहीं भी बाल का साबुन निकलना बहुत आवश्यक है। तो एक तो ये विंटर विधि है। दूसरा ये है कि गर्म पानी का बकेट लेकर के या मग्गा लेकर के, भगोना लेकर के, उसमें आप अपने तौलिए को डुबो दें। पूरा तौलिया उसमें डिप कर दिया आपने, और तौलिए को निचोड़ दीजिए निकाल के, और फिर उस तौलिए से अपनी स्पॉन्जिंग कर लीजिए। ये सुंदर है ना? मैं समर्थन करता हूँ। तो वो जो भाप उठता हुआ एकदम, वो किंगफिशर एयरलाइंस के तौलियों की तरह वो भाप उठता हुआ आपका जो तौलिया होगा, उससे आप अपने पूरे बॉडी की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, और उससे आप अपने आप को इतना साफ कर सकते हैं जितना साफ करने से काम चल जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कि वो स्नान नहीं है, मैं उसको कहता हूँ कि प्रॉपर स्नान है। अस्पतालों में लोग ऐसे ही नहलाए जा रहे होते हैं, बहुत सारे ठंडे प्रदेशों में और देशों में लोग स्पॉन्जिंग कर रहे होते हैं। फीवर को दूर करने की ये सबसे बेहतरीन विधि है, बुखार उतारने की। पट्टी एक बहुत छोटा प्रोसेस है, टाइम टेकिंग है। आप बॉडी की कंप्लीट स्पॉन्जिंग कर दीजिए, गीले टॉवल से उसको पोंछ दीजिए तो बहुत अच्छा है। गर्म टॉवल से विंटर में अगर आप अपने आप को अच्छे से पोंछ लें तो बॉडी स्पॉन्जिंग होकर आपका एक स्पॉन्ज बाथ हो जाता है। और स्पॉन्ज बाथ की सबसे अच्छी बात यह है कि जब तौलिया आप सुखा के आएंगे ना, लोग कहेंगे नहाता कायदे से लगा। क्योंकि आपका सारा यश अपयश तौलिए ने ले लिया है। लोग गए 3 तौलिए टंगे हुए हैं घरों में, लोग टो रहे हैं, अरे ये बहुत भीगा है, कौन नहा इसने, कुलदीप नहा क्या है, अच्छा बड़ा मजबूत है यार, झगड़े में दूबर पातर नहा और विधि से है। स्पंज बाथ जो है ना, ये इसमें तौलिया महकता ज्यादा होगा, लेकिन नहीं तौलिए, क्योंकि पानी से तो थोड़ा बह जाती है ना गंदगी, इसमें हाँ। सारी तौलिया में चली जाती है। हाँ तौलियों के बाद फिर से प्रक्षालित कर हाँ, दीजिए वही। भाई, वही पानी जिसमें पहले बोरे रहे उसी में एक बार और फिर से बोर के निचोड़ के जाके डाल दे देख खुजाते हुए अपना। तो स्पॉन्ज बाथ जो है दूसरी विधि है। और तीसरी विधि है कि आप केवल उन हिस्सों को धोएं जो लोगों को दिखते हैं। जैसे आप पैर के पंजे, टखने ये सब धो लीजिए, हाथ मुंह, हाथ यहाँ कोहनी कोहनी तक धो लीजिए, है ना, गर्दन पे हल्का सा पानी मार लीजिए, वुजू टाइप का हो गया ये तो। वुजू टाइप, है ना, बालों को हल्का सा हाथ गीला करके छिट्टा मार के वो कर लिया कि हाँ वेट हेयर है, और चेहरा आपका धुला हुआ है, कान वान में हल्का सा आपने, तो उसको पोंछते हुए वापस बाहर आ जाइए। ऐसे में हमेशा ही करना चाहिए कि लुंगी, तौलिया या पजामा और कोई एक टी शर्ट वगैरह टाइप की चीज़ बाथरूम में लेके जाना चाहिए,
ताकि लोगों को लगे कि आप नहाए दरअसल पूरे हैं, लेकिन कपड़े पहनने के बाद आप उतने उतने दिख रहे हैं जितने जितने भीगे आपको दिखना चाहिए था। अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी स्नान विधि में जब आप बाथरूम से बाहर निकलते हैं तो किसी को संदेह होता नहीं कि आप नहाए नहीं हैं। सब में लगता है कि नहाए हुए हैं। ठीक। अच्छा, एक इसमें पानी की उपलब्धता का भी। उसके पहले सद्दाम हुसैन की पार्टी का नाम क्या था? तो भूल गया हूँ। बाथ पार्टी। हाँ, सही में बात में बहुत नहा लिया हम लोग। मैंने भी एक बात पे कुछ जोक सोचा था। हाँ, कि मेरा फ़ोन जो है ना बाथ टब में गिर गया, इट्स सिंकिंग। कमिंग आफ्टर लेट दैट सिंक इन जोक बाय मिस्टर एलन मस्क। तो एक ना यूके की एक समाजशास्त्री हुई हैं, एलिजाबेथ शोव। वो कहती हैं कि ब्रिटेन में 2 पीढ़ी पहले ही लोग हफ्ते में केवल 2 बार नहाते थे। तो पहले पानी की किल्लत, मतलब रोज़ाना नहीं आता था, तो उसकी वजह से ऐसी आदत हुई। फिर जब वो सप्लाई चेन पानी की दुरुस्त हो गई, घरों तक बहुत अच्छी व्यवस्था हुई पहुंचने की, तो नहाना धोना रोज़ होने लगा। तो इसमें ये एक तर्क है कि आने वाले समय में जब पानी उतना उपलब्ध नहीं रहेगा, साफ़ पानी, ख़ासतौर से पीने का पानी, तो हमें आदत बनानी चाहिए कि एक आध दिन स्किप भी कर दें तो शायद पानी बचेगा। ये इस दलील पर आपने कभी सोचा है? मतलब इसमें कुछ विचार हैं? बहुत लोग राजस्थान में अभी भी कहीं कहीं पर लोग खाट पर नहाते हैं और नीचे पानी फिर बचा लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। नीचे एक बर्तन रख दिया आपने, ऊपर से नहा लिया, आपकी गंदगी निकल गई, फिर वो पानी किसी दूसरे काम में उपयोग में आ जाता है। पानी की उपलब्धता एक समस्या होने ही वाली है, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। और हम जब बोलते हैं कि नहाना बहुत आवश्यक है, हमको कभी कभी इसका ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग इतना पानी अफोर्ड नहीं कर पाते। ये तो अजीब है ना चीज़ अभी, कि हम अपने घर जाते हैं और हम नलके को खोलते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे पानी निकलेगा। ऐसा हर जगह नहीं होता। हमारे जीवन में भी ऐसा नहीं होता था, नल से पानी कम निकलेगा, ये नल ये टाइम निर्धारित था। बचपन में सप्लाई जो है इतने बजे से इतने बजे, सुबह 6 से 7, शाम को 5 से 6। और क्लाइमेट चेंज के जो संकेत दिख रहे हैं उससे लगता है कि दुनिया के नए क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्र हैं बहुत सारे, जैसे अरब में लोगों का नहाना बहुत मुश्किल है। इसलिए आप वजू के तरीके देखेंगे जो वहाँ से इवॉल्व हुए हैं तो उल्टे हाथ होते हैं वो, है ना, और कपड़े जो हैं वो घुटने से ऊपर होते हैं, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि पानी बहुत कठिन चीज़ है वहाँ पर मिलना। पर वैसे बहुत सारे डेजर्टिफिकेशन जो है वो बहुत सारे दुनिया का हो जाएगा, हो सकता है। और गर्मी इस तरह बढ़ रही है, नदियाँ जिस तरह से अब ज़्यादातर नदियाँ सूख जाती हैं। हमारा तो मतलब आप ये देखो कि उत्तर प्रदेश में, या इस जिसको हम नॉर्दर्न बेल्ट बोलते हैं, यहाँ पे नदियाँ इतनी सारी हैं तो हमें सामान्य सा लगता है इतना सारा पानी बहते हुए देखते हुए, पर बहुत जगहों पे पानी असंभव सी चीज़ है। पीने के लिए आदमी को पानी नहीं मिल रहा, उसमें एक नहाने के लिए कहाँ से मिलेगा? एक दलील ये भी थी कि जो कामकाज आया है ना, अचानक से नौकरी पेशा लोगों की संख्या बढ़ गई है पिछले 40-50 सालों में, तो वो उसका एक अतिरिक्त बैगेज, एक प्रेशर लेकर के आया है कि हम अपने कामकाज जब जाते हैं तो बिना नहाए नहीं जाना चाहते, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है, और अक्सर हम दूसरों के लिए नहाने लगते हैं। तो हमारा नहाना, मतलब वो ठीक है, आप इंजॉय करने के लिए नहा रहे हैं, आपको नहाना पसंद है, अच्छा फील होता है, पर बहुत सारे लोग इसलिए नहाने होते हैं कि यार ऑफिस जाना है तो नहा के जाना पड़ेगा। तो वो दूसरों के लिए नहाने से बेहतर है कि अगर एक आध दिन स्किप कर सके तो मैं तो। और शहरीकरण है ना, जो देखो दिल्ली शहर में जो पानी आता है वो बहुत दूर से ट्रैवल करके आता है, उसको फिर से उसको साफ किया जाता है, उसमें भी खर्च है, उसमें भी ऊर्जा का उपयोग होता है, फिर उसको घरों तक पहुंचाने में ऊर्जा का उपयोग होता है, तब इतनी आसानी से वो आ जाता है। तो वेस्ट करना यहाँ पर तो बिल्कुल पाप है कि आप एक बाल्टी पानी भी वेस्ट कर दें, ऐसे ही मजाक मजाक में पैर हाथ धोने में निपटा दें, बिल्कुल गलत है। जबकि चूंकि इस शहरीकरण का दबाव है, ये ऑफिस जाना भी एक तरह से कहिए शहरीकरण का ही दबाव है। गांव में जो लोग रहते हैं उनके नहाने में ना कुछ पानी खर्च नहीं होता। जैसे मैं नहाता था गांव में तो कोई पानी खर्च नहीं होता था नदी में, और मैं नदी में डुबकी लगाई और निकल गए, या ट्यूबवेल में नहा रहे हैं, वही पानी सिंचाई में जा रहा है। सिंचाई में जा रहा है,
तो उनकी पूरी पानी का जो इकोनॉमी का लेवल है, पानी का जो इकोनॉमिक्स है वो अलग है। शहर का कुएं का भी, कुएं से पानी निकाला वहीं नहा लिए। इनफैक्ट वो जो अब उन्होंने वॉशरूम भी बना लिए हैं ना, तो उसका भी जो निकासी है वो अल्टीमेटली खेतों में ही जा रहा है। हाँ, तो वहाँ पे पानी का उपयोग हो जाता है। शहर का पानी जो है ना वो उसको रिसाइकल करना पड़ता है और ज़्यादातर नहीं हो पाता है। ये तो अब शहरों में एक दो चीज़ें जो है ना, बाथरूम, जैसे बाथरूम का डिज़ाइन कितना प्रॉब्लमेटिक है कि पहले आप कुल्ला करते थे तो आप अपना 1 लोटा पानी ले जाते थे और आप ब्रश करके कुल्ला करके चले आते थे। 1 लोटा पानी में हो जाता था। हाँ। सबका कुल्ला हो जाता है। इससे ज़्यादा पानी अगर लग रहा है तो आपको ओसीडी है, क्योंकि कुल्ला करने के लिए 1 ही लोटा पानी चाहिए। ब्रश करके या दतून करके कुल्ला करने के लिए 1 लोटा पानी काफ़ी है। नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए, उससे ज़्यादा पानी की आवश्यकता है नहीं। आप आराम से 1 बाल्टी पानी में, मतलब कोई 3 लीटर की बाल्टी नहीं, 10 लीटर 12 लीटर की बाल्टी हो, 7 लीटर की बाल्टी हो, आप नहा सकते हैं आराम से, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब आपने वॉश बेसिन लगा दिया और उसमें आपने टैप चालू कर दिया, अपना ब्रश भिगोया, ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाया और टैप चल रहा है और आप ब्रश कर रहे हैं। अच्छा, क्या हो गया, ब्रश करते करते आजकल मोबाइल हाथ में है, मतलब एक हाथ से मंजन घिसा जा रहा है, एक हाथ से रील चल रही है और पानी उधर यूं ही चल रहा है। पानी चल रहा है, तो पानी का वेस्ट है। दूसरा क्या है, आप दीर्घ शंका करके आए और फिर फ्लश चला, वो समझ में आता है। लघु शंका के बाद भी उतना ही पानी बहा देना, उसका लॉजिक समझ में नहीं आता है। कई सारी कंपनियां अब धीरे धीरे फ्लश के 2 ऑप्शन, हाँ, अब वो सक्शन वाला फ्लश लेके आ रही हैं, जिसमें बहुत कम पानी इस्तेमाल होगा और सक्शन से सारी चीज़ें खिंच के निकल जाएंगी। तो वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग उसको चेंज करने के लिए तैयार नहीं हैं। ना बड़े बड़े बिल्डर्स उस तरह की फ्लशेस अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बहुत सीमित है, ना के बराबर है। तो ट्रेडिशनली आप अर्बन सिविलाइजेशन में पानी को हर बार लघु शंका या दीर्घ शंका के बाद आप 8 से 10 लीटर पानी फ्लश कर दे रहे हैं एक ही झटके में। तीसरी समस्या जो है वो शावर है, क्योंकि शावर में आपको अंदाज़ा नहीं लगता है कि आप कितनी देर से नहा रहे हैं और कितना पानी बहा चुके हैं। जब साबुन लग भी रहा होता है ना, तो आदमी शावर बंद नहीं करता है, हट जाता है वहां से। हाँ, जैसे ताऊ का कि इतनी मुश्किल में तो मीटर मिला है इसको बंद कर दे तो फिर से मिला है, आँख में साबुन भरा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि शावर से थोड़ा सा आगे होकर के साबुन लगाए, फिर ऐसे चले जाएंगे चलंगवा टाइप का ना, कि यह कहती वह कहती। ये तीनों चीज़ें जो है, मैं इनको व्याधि के रूप में देखता हूँ। मुझे लगता है कि इससे जो वाटर वेस्टेज है, और अर्बन उसमें जैसे कुएं में पानी खींच के आप अपने यहाँ आंगन में नहाए, तो वो नाली से आके दरअसल उसी गांव का पानी उसी गांव में खप जाना है, उसी मिट्टी में जाना वो है। सीधा सीधा गोभी के लाइन में लगा चला जाता है। तो वो वैसे इस्तेमाल हो रहा है। ट्यूबवेल का पानी, नदी का पानी, हैंडपंप का पानी, ये सारे पानियों जलराशियों का जो नेचुरल सोर्सेज हैं, पानी वहीं का वहीं है। जैसे ताऊ गए नहाने नदी में, हम गए अपने यहाँ नहर में नहाने या नदी में नहाने गए, आप हम वहां से क्या लेके आए? मेहनत होती है ना, आपने 1 बाल्टी पानी निकाला है या कुएं से निकाला है, तो मेहनत होती है ना, फिर दूसरा बाल्टी निकालना पड़ेगा। तो आप नेचुरली, ऑर्गेनिकली, ऐसा तो है ना कि भूत बने हुए हैं, साबुन लगाए हुए हैं, फिर उसका कहेंगे अब 1 बाल्टी भर ली, वो तो होगा नहीं। तो आप एक्चुअली 1 बाल्टी में अपना साबुन धो चुके होते हैं, दूसरी बाल्टी आप खींच के निकालते हैं कुएं से, लेकिन वो चड्ढी, गमछा, तौलिया, बंडी धोने के लिए, फिर नहाने काम नहीं रहता कि इनका चीट ले, है ना, ये सूखेगी तो कल नहाएंगे, नहीं सूखेगी तो नहीं नहा पाएंगे। तो नहाने के लिए कुछ और चीज़ें भी आवश्यक है ना, कम से कम 1 अदद चड्ढी बनियान तो चाहिए आदमी को नहाने के लिए, नहीं तो नहाने की परोजन नहीं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी नहाने को लेकर के हैं। शहर में इनका ध्यान नहीं रखा गया, और इसलिए पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन जो है, आप देखिए 250 से 350 लीटर तक है कई जगहों पे घरों में प्रति व्यक्ति। अगर घर में 5 लोग रह रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो 1500 लीटर पानी रोज फ्लश कर दे रहे हैं या इस्तेमाल करके। लॉन में गाड़ी धोने में पाइप से लोग गाड़ी धोते हैं, बस आप घर से एक्सटेंशन निकाला, धो रहे हैं, और नीचे कंक्रीट है। हाँ, कांग्रेस नाली में जा रहा है, क्योंकि अब तो यहाँ पे सोसाइटीज में हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे जमीन में पानी जाने की कोई जगह नहीं बची है।
और जो जहाँ है वहाँ लॉन है, वो भी पानी पी रहा है। गांव में लॉन नहीं होता ना, गांव में सब्जी उगती है वहाँ पे, और जो बाकी लॉन होता है वो नेचर द्वारा बनाया हुआ, उसमें घास उगी रहती है। और यहाँ पे लॉन को मो किया जाता है, मशीन लगा के उसको साइज शेप दिया जाता है। वहाँ पे गाय वो काम कर देती है। गौर सिटी वगैरह में तो जो लॉन है वो हमको पता लगा कि ये लॉन असली है ही नहीं, इसके 1 फीट नीचे कंक्रीट है सब। ओहो। हाँ, ये ऊपर से मिट्टी भरा ऊपर के से घास मिट्टी जमा भरा दी के गई घास है। जमाया है, उसकी सेवा की जा रही और है। जहां जहां पे पाया गया कि नहीं जम रही, वहां पे कहेंगे नकली वाली लगा दो। तो प्लास्टिक की घास है, वही में न मनई का मजा आ रहा है, न कुत्ता का मजा आ रहा है, कोनो मजा नहीं आ रहा, निपटे में, न खुजावे में, लोटे में, बैठे में, किसी तरह से नहीं। घास को एक साइज का करने के लिए गाय एकदम बढ़िया से हमारे बराबर काटेगी वो। हमारे यहाँ रायबरेली वाले घर में अभी भादों पूरे बारिश हुई महीना भर, और 1-1 फीट, 1.5 सवा फीट की घास हुई गई, और घर में गैया है। वो कही साहब तुम बोलो, हम देखी थी। हम दिवाली पे गए, सब एक तरफ से बराबर है, इवन एकदम। सिक्का गिरा हो तो देख के जान जाइए कि हाँ सिक्का गिरा है, चमक रहा है। लेकिन वो उसका जो साउंड होता है ना बाबा, बहुत सुंदर। जब गाय या भैंस खाती है उचार के, जो कचरने का वो जो खड़खड़ खड़बड़ आवाज आती है ना, वो बहुत सही आवाज। जब गायों का ऐसा है कि उनके दांत और उनके होंठ, हाँ ऊपर तो होते नहीं, नीचे रहते दांत, नीचे रहते हैं, तो वो एकदम एक तरफ से शुरू करेंगी अगर चरना, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि किसी मशीन प्रोफेशनल को बुला के मशीन से कटवाया, एकदम बराबर साइज के। थोड़ी दूर में मिट्टी है, थोड़ा सा गैप है। सबसे बढ़िया ग्रास कटर जो है ना, वो गधा होता है। गधे के दांत लंबे इन जानवरों से, और मतलब उसका पूरा ग्रिप है। तो गधा जब घास को पकड़ता है तो इतना तरतीब से काटता है। अच्छा, गधे का जौ का दोनों, जैसे गाय में आगे पीछे है थोड़ा सा, है ना, कि नीचे के दांत उसके ज़्यादा दिख रहे हैं, खबरी टाइप दिख रही है, भैंसिया के वही है। गधे के दोनों तरफ के दांत जो है ना एकदम ग्रिप वाले रहते हैं। वो ऐसे कैंची की तरह काटता है ना, कतरनिया क्यूट लगता है गधा जब, तो हल्की सी स्माइल वाला। हाँ, घास खाते हुए वैसे भी उसके चेहरे पे स्माइल होती है। अपने मगन रहता है। जिसको खुरपेच कहते हैं, मगन रहता है। मगन रहता है। ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं। शहर वालों को एक संदेश इतना है कि पानी नलके से नहीं आता, पानी बहुत दूर से आता है, उसमें बहुत ऊर्जा खर्च होती है। आपको मिल रहा है तो कृपया याद रखें कि एक एक ग्लास पानी जो आप पी रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं, और देश की संपदा है वो। थोड़ा इज्जत के साथ, जस्ट बिकॉज कि आप बिल दे देते हैं, उसका खर्चा जान जाए तो कहेंगे आप बिस्लेरी सस्ती है। आपको केजरीवाल फ्री में भी दे रहे हैं दिल्ली में, बहुत सारे जगहों पे। पानी फ्री का नहीं आता, पानी किसी के हिस्से का आ रहा है। पंजाब हरियाणा को पानी देने को तैयार नहीं है, सतलज यमुना लिंक नहर नहीं बन रही है ना। पाकिस्तान के साथ हमारा पानी का झगड़ा है, और पूरी दुनिया में लोग कहते हैं हरियाणा वाला झाड़ू उठा लेगा तब पानी देंगे। 3rd वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर होगा, ऐसा कहा जाता है। तो कृपया ये याद रखें कि आपने नल खोला तो पानी उससे नहीं आता है। पानी आपकी टंकी में भी नहीं होता। पानी के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, और जिस दिन करना पड़ेगा ना भाई साहब, नानी याद आ जाएगी। बिल्कुल। तो चिट्ठियां भेजिएगा आप, आपके नहाने और हाइजीन से जुड़े या स्किप करने पे, नहाने को स्किप करने से जुड़े क्या तजुर्बे हैं, radio@aajtak.com पर। एक ब्रेक ले रहे हैं, और उसके बाद श्रम किए हुए शरीर को हमेशा भोजन अति आनंद देता है, इसीलिए नहाने के बाद भोजन ज़्यादा सुरुचिपूर्ण लगता है। आपने एक सवाल पूछा था, तो मैंने कहा कि ख़त्म होते होते उसको भी इसमें नत्थी कर दें। खाना खाने के लिए अगर नहा लोगे ना गुरु, तबीयत हरी हो जाएगी। नहाने के बाद नींद भी अच्छी आती है। हाँ, तो क्योंकि आपका वर्कआउट हो गया है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहाने के बाद खा के मैं सो जाऊं, लेकिन क्या करें, काम करना पड़ता है। नहीं, कई बार हमारे साथ ये संकट होता है कि हम कहीं यात्रा से अगर आए हैं तो हमें पता है कि जैसे, एक तो मैं नहाऊंगा जरूर, यात्रा से आया हूँ तो, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी, और दूसरा क्या है कि अगर मैं नहा लूँगा तो मुझे फिर आलस आएगा या नींद आएगी। तो मैं कई बार क्या कर रहा होता हूँ कि सब सेट कर लो, जो गंदे कपड़े हैं बास्केट में, जो बच्चे साफ रह गए अलमारी में वापस जाओ, तुम झोला बाबू तुम बंधुई के ऊपर चले जाओ, और ये
टॉयलेटरीज जो हैं उधर, और ये मेडिसिन वाला बैग पाउच उधर, और बाकी कागज़ डायरी कलम उस तरफ, और जो ईठा मीठा सीधा पिसान सब्जी नेनुआ तरोई ये सब सारी चीज़ें फ्रिज में। सारे सबूत ख़त्म कर देता हूँ कि यात्रा से आया हूँ। घर में लोगों को, मेरे घर में घुसने के बाद, हम अगर यात्रा से आए हैं तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो साथ में यात्रा करके आए होते, कहते अरे, मतलब कोई सबूत नहीं छोड़ता हूँ कि मैं यात्रा से लौटा हूँ। ऐसे कर देता हूँ कि नहीं मैं घर में ही था। भाई साहब कहीं अटैची ऊपर रखी है टाँव में, क्या बात कर रहे हैं आप? तौलिया हुआ है, गंदा कपड़ा को दिख नहीं रहा है, खाना वाना जब फ्रिज में जा रहा है फ्रिज में गवा, हल्दी डिब्बे में गई, आके सब कटर पटर, तुरंत कैंची चक्कू बंधना खोल, ये पॉलीथीन की गांठ निकालो, ये पॉलीथीन की गांठ नहीं खुले तो उसको कैंची से नाप दो सारे का, है ना। ये सब खटर पटर कर कर आके सब सबूत खत्म कर देते हैं। उसके बाद अपन प्रेम से नहाते, एक दिव्य निपटान तदोपरांत स्नान ना, और उसके बाद एक बढ़िया पान जमा के अपना फिर पहुँचते हैं कि हाँ गुरु अब बताया जाए। आज थोड़ी देर रील देखेंगे। हाँ ठीक है। इसके बाद बिजार खबर है जिसमें एक आदमी को खून की जो है मौसमी का जूस चढ़ा दिया गया, एक ब्रेक के बाद।